नमस्कार दोस्तों। आज हमारा एक फिजिक्स का लेक्चर है और आज हम लेक्चर में अपनी फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स अगर मैं बात करूं तो इसको हिंदी में कहते हैं गतिमान विज्ञान। गतिमान विज्ञान यानी काइनेमेटिक्स। इसके दो पार्ट हैं। काइनेमीन्स होता है मोशन यानी गति की पढ़ाई करना, यानी मोशन की स्टडी करना। बेसिकली अगर मैं पढ़ाई करता हूं गति की, काइनेमेटिक्स का अगर मैं डेली लाइफ में देखूं तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे मैं ये कहता हूं कि यहां से मैं मुंबई जा रहा हूं और मैंने बोला कि अगर मैं 50 मीटर पर सेकंड से जाता हूं तो कितने समय में वहां पहुंचूंगा। इस चीज का आंसर कौन देगा? हमें काइनेमेटिक्स देगा। मैंने कहा मेरी गाड़ी चल रही है, गाड़ी में मैंने ब्रेक लगाया, अगर गाड़ी में ब्रेक लगाया तो गाड़ी जाकर रुकेगी, कितना दूर जाके रुकेगी, कितना समय लेगी, इसको हम लोग काइनेमेटिक्स के अंदर लेंगे। तो काइनेमेटिक्स यानी स्पीड वेलोसिटी की पढ़ाई करना, यानी चाल और गति की पढ़ाई करना। और मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर चाल और गति हम निकालते कैसे हैं, किन किन फॉर्मूले में ये चीजें एक्सप्लेन होती है और किन किन फॉर्मूले में एक्सप्लेन नहीं होती है। तो उन्हीं चीजों को हम लेकर चलेंगे। जरा देखते हैं कि काइनेमेटिक्स में क्या क्या पोर्शन रहेंगे। इससे पहले एक छोटा सा आपको डिस्कशंस ले लेता हूं कि आप मोशन के बारे में समझते क्या है। देखो बेटा, मोशन जो होता है बेसिकली हम इसको फिजिक्स में अपने दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स के अंतर्गत, जिसको हम गतिमान विज्ञान कह रहे हैं, और एक और पोर्शन होगा, इसको बेटा हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन यानी गति के नियम के अंतर्गत। तो दो पोर्शन मेरे पास आ गए हैं, मार्कर डार्क कीजिए। ओके, तो मैंने कहा दो पोर्शन मेरे पास निकल कर आ गए। एक हो गया गतिमान विज्ञान का पोर्शन और दूसरा हो गया मेरे गति के नियम का पोर्शन। तो मेरे पास गति के नियम, तो मेरे पास ये दो पोर्शन निकल कर आते हैं। तो गति तो मैंने कहा कि मेरे पास दो पोर्शन निकल कर आ गए, काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन। और मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से हम गति को पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स जो हम पढ़ेंगे अपनी 11वीं क्लास का चैप्टर, 11वीं क्लास के अंदर हम जब फिजिकल वर्ल्ड पहला चैप्टर पढ़ते हैं, उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ते हैं, उसके बाद तीसरा चैप्टर हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं। और इस गतिमान विज्ञान के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ स्पीड की पढ़ाई करेंगे, यानी चाल की पढ़ाई करेंगे बेटा। इसके बाद वेलोसिटी पढ़ेंगे, वेलोसिटी मतलब होता है वेग पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, ये सब चीजें पढ़ेंगे। लेकिन इस वाली चीज में कहीं भी हम फोर्स और मास यानी बल और मास यानी द्रव्यमान के बारे में ऐसी कोई भी चर्चा नहीं करेंगे कि द्रव्यमान और बल आखिर होते क्या है। अगर मैं कहता हूं कि मेरी गाड़ी चलती है 20 मीटर पर सेकंड से, तो क्या मैं अगर गाड़ी पे वजन लाद दूं तो क्या गाड़ी की स्पीड पे फर्क पड़ेगा? मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं बात करूं बल और द्रव्यमान की, तो बल और द्रव्यमान अभी हमारे इस चैप्टर में नहीं आए हैं। तो मैंने कहा मैं इस चैप्टर को किसमें लूंगा, तो लॉज ऑफ मोशन की बात करें तो गति और नियम में हम फोर्स और मास के बारे में पढ़ेंगे, यानी बल और द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत स्पीड वेलोसिटी पढ़ाया जाएगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। जबकि इन चीजों के अलावा बल और द्रव्यमान किसमें आएगा? लॉज ऑफ मोशन नाम के अगले चैप्टर में आया है। तो इस चीज में हम ये सब चीजों की पढ़ाई नहीं करेंगे। दूसरी बात, इस चैप्टर में जो हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें काइनेमेटिक्स वाले पोर्शन में बच्चे हम सब चीजें पढ़ रहे हैं, हमने फोर्स और मास का नाम नहीं लिया है। अब फोर्स और मास क्यों नहीं लिया है मैं आपको बताऊं। इन सब चीजों को देने वाले एक अलग आदमी थे, हम जिसको पढ़ेंगे वो न्यूटन ने दिया है। और ये चैप्टर का मैक्सिमम पोर्शन जिसने कवर किया है उसका नाम है गैलीलियो। तो अभी हम सिर्फ स्पीड और वेलोसिटी पढ़ेंगे। जिन लोगों को इस चैप्टर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, आपको बता दूं इस चैप्टर में क्या क्या चीजें आएंगी। इसमें आएगा आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी और विस्थापन, स्पीड और वेलोसिटी चाल और वेग, इसके अलावा एक्सीलरेशन त्वरण, इसके अलावा छोटी छोटी चीजें जैसे रिलेटिव वेलोसिटी सापेक्ष गति क्या होती है, इन सब चीजों की बात करेंगे। पर इस वाली चैप्टर में कहीं पर भी एम और एफ नहीं आता। बस इसी चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार से होगा। ओके, गुड इवनिंग। यूनिट एंड डायमेंशन होगा बच्चे। सौरभ, यूनिट एंड डायमेंशन के पोर्शन को हम किसी दिन स्पेशल फिजिक्स में लेंगे और यूनिट एंड डायमेंशन के सारे हम क्वेश्चंस को रिकवर करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्योंकि बेसिकली डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, यूनिट्स कैसे निकालते हैं, उन सब चीजों के बारे में आज तक के आए हुए सारे क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। तो यूनिट एंड डायमेंशन का पोर्शन हम किसी ने स्पेशल फिजिक्स की क्लास 3 घंटे की रखेंगे, इसलिए हम सॉल्व करेंगे। इसको हम बेसिकली
अपने क्लास के बाद लेते चले जा रहे हैं। ठीक है अभिषेक, मैं बड़ा लिखूंगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट होता है बेटा तो आप पूछते जाइएगा। मैं आपको फिजिक्स के बेसिक पढ़ा रहा हूं, बेसिक एबीसीडी से लेकर मैं लास्ट तक जाऊंगा, डिफिकल्टी लेवल तक जाऊंगा। पर मैं चाहूंगा कि आप लोगों को जो चीज समझ नहीं आती है या जिन लोगों को फिजिक्स बिल्कुल नहीं आती है वो फिजिक्स स्टार्टिंग से समझना सीख लीजिए। मैं आपको फिजिक्स सिखाने आया हूं, ना कि फिजिक्स रटाने आया हूं। इस चीज को मैं बोल सकता हूं। ठीक है, जय हिंद, गुड इवनिंग, एकदम बढ़िया हूं आसिफ। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। आप लोग पढ़ते रहिए बेटा, मैं आपको फिजिक्स सिखाऊंगा, आपको रटाऊंगा नहीं। एक एक चीज का मैं आंसर दूंगा और एक एक चीज जो मैं यहां पे लिखता हूं उस चीज के बारे में मैं आपको समझाते रहूंगा। ठीक है, गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, हम पढ़ लेते हैं। अगर कोई डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछते जाइएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है चंदन, मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, चिंता मत करो। टाइम कितना भी मिले मैं आपको पूरी फिजिक्स पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो, मैं सारी चीजें करा दूंगा। चलो, तो हम पढ़ रहे काइनेमेटिक्स। सबसे पहली चीज काइनेमेटिक्स की, गतिमान विज्ञान के बारे में है हमारे थोड़े से बेसिक्स जानना कि आखिर बेसिक्स के मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, स्पीड और वेलोसिटी क्या होते हैं, एक्सीलरेशन नाम की चीज क्या होती है। और मैं आपको बताता हूं, जिसको फिजिक्स नहीं आती बेटा परेशान मत हो, मैं फिजिक्स के आपको सिखा दूंगा। आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा कि आखिर फिजिक्स हम पढ़ कैसे लेते हैं, आखिर आज तक हमने जो चीजें पढ़ी हैं उनका अर्थ क्या है, मैं बताता रहूंगा आपको। हिमांशु कमेंट आ रहा है, चिंता मत करो। फिजिक्स बहुत वीक है, कोई बात नहीं बेटा, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं आपको, टेंशन मत लो। जितना मैं पढ़ाऊंगा आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ओके। इंग्लिश मैम की साउंड आ रही है बीच बीच में। ओके, देखते हैं, मैं बोल देता हूं। चिंता मत करो मन, मैं लगा दूंगा पाइप नार लग, सब कुछ कर दूंगा। सर पहले बुक बता दो प्लीज, कौन सी फॉलो कर। देखो बेटा, बुक की बात करूं तो बुक कोई स्पेशल फिजिक्स की इसमें कोई बुक नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि इस कंसेप्ट में कोई बुक आती नहीं है एयरफोर्स एक्स ग्रुप में, लेकिन मार्केट में बहुत सारी बुक्स पब्लिश है, जैसे एसके पब्लिशर्स की बुक अवेलेबल है, आप उनकी बुक भी खरीद सकते हैं। एसके पब्लिशर के अलावा आप और भी बुक्स खरीद सकते हैं, जैसे ल्यूसेंट की आती है वायुसेना भर्ती परीक्षा करके, इन सब बुक्स को फॉलो कर सकिए। पर आप इतना मत कीजिए, आप नोट्स पढ़िए, यही बहुत है। मैं आपको बहुत सारा कराऊंगा, बहुत सारी चीजें कराऊंगा, ऑफलाइन कोचिंग से ज्यादा ही कराऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, फिर हम थोड़ा देखते हैं, अभी बाद में लेंगे कमेंट्स ना। ठीक है, काइनेमेटिक्स की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखते जाना। पहली चीज, दो चीजें आती हैं। पहली बात आती है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आखिर क्या अर्थ होता है। बेटा मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा और चीजों पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और मुझे आंसर्स भी बताते रहिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन आपसे पूछते जाऊंगा जगह जगह पर। मुझे बताना है कि दूरी और विस्थापन में क्या फर्क होता है। बहुत सारे लोग इस चीज को बहुत आसानी से जानते हैं और बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, बट देखते हैं। अगर मैं बात करूं तो एक मेरी बात समझना, मैं कहता हूं कि मैं 4 मीटर इस साइड जाता हूं, 4 मीटर इस साइड जाता हूं, 4 मीटर इस साइड जाता हूं। ध्यान से देखना, मैंने कहा मैं 4 मीटर इस साइड गया, 4 मीटर इस साइड गया और 4 मीटर इस साइड गया, और मुझसे क्वेश्चन पूछा गया बताइए मैं ए से बी तक कितनी दूरी तय किया हूं। तो अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं तो 4 मीटर, 4 मीटर और 4 मीटर, इसका मतलब 4 की बात करें तो डिस्टेंस का मतलब होता है लॉन्गेस्ट पाथ, यानी सबसे लंबा रास्ता या फिर एक्चुअल पाथ जितना आप चले हैं। जैसे अगर मैं दूरी की बात करूं तो दूरी को लिखूंगा मैं एक्चुअल पाथ। एक्चुअल का मतलब वास्तविक रास्ता, कि वास्तविक रास्ता आपने कितना तय किया है, वास्तविक रास्ता कितना तय किया। और एक्चुअल पाथ की बात करें तो इस एक्चुअल पाथ के बारे में बात करें तो ये 12 मीटर होगा। आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आता भी है, मेरे को पता है आप लोगों को आता है, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है। एक बात बताना, अगर मैं कहूं कि ए से बी तक अगर मैं चलता हूं तो मैं कितनी दूरी तय करता हूं, तो आप इसका दूरी की बात करें, डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस बेटा इसमें ये वाला रास्ता होगी। और अगर मैं इस वाले की दूरी की बात करूंगा तो दूरी की बात करूं तो इसमें डिस्टेंस निकल कर आएगी आपकी 2πr। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। दिस इज नॉट, ये दूरी है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस इतनी निकल कर आ रही है। ठीक है, तो हमने कहा ये क्या है, एक्चुअल पाथ। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए, विस्थापन की बात की जाए, विस्थापन कितना होता है तो आप देखना, विस्थापन की बात करें तो फिर से मैं आता हूं 4 मीटर, 4 मीटर और 4 मीटर, और मैंने कहा मैं ए से बी तक कितना
विस्थापन करता हूं, डिस्प्लेसमेंट करता हूं। ध्यान से देखना, अगर मैं विस्थापन की बात करूं बच्चे, तो विस्थापन मतलब होता है जहां से हम चले थे और जहां पहुंच गए उन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ। और सबसे छोटी चीज क्या होती है? शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब होता है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, यानी सबसे कम दूरी। और सबसे कम दूरी कितनी होती है? स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। यानी आप कहीं से भी मार्केट में घूमने निकल गए हो और मार्केट में घूमकर ऐसे पहुंच गए, आपने बोला बताइए मैं कितना विस्थापन किया, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, शॉर्टेस्ट पाथ की, सबसे छोटे पार्ट की बात करूं, तो विस्थापन यहां पर होगा डिस्प्लेसमेंट बराबर 4 मीटर। विस्थापन का मतलब होगा 4 मीटर। विस्थापन मतलब होगा मेरा 4 मीटर। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? तो दूरी है आपकी कितनी? 12 मीटर और विस्थापन कितना? 4 मीटर। पर ये कोई खास बात हमने अभी तक नहीं बताई है, ये मुझे पता है। अगर मैं विस्थापन की बात करूं, तो अगर मैं यहां से चलना चालू किया और दोबारा से यहीं पहुंच गया, तो मैंने बोला मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट भाई मेरा होगा, विस्थापन मेरा होगा 0। मैं कहूं कि मेरी गाड़ियां क्या नापती होंगी? क्या दूरी नापती होंगी या फिर विस्थापन नापती होंगी? तो आप बोलेंगे गाड़ी जो होंगी वो हमारी डिस्टेंस नापेंगी, ना कि डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि आप बस सोच के देखो, अगर गाड़ी विस्थापन नापती होती तो जैसे मैं पूरा मार्केट घूमकर अपने घर पर आता तो मेरी गाड़ी क्या बोलती कि आप कितना चले हो? 0 मीटर बताती। लेकिन गाड़ी आपका एक्चुअल पाथ बताती है कि आप वास्तविकता में कितना चल चुके हो। और आप जानते हैं कितना चल चुके हो अगर मैं बात करूं, तो आप बोलेंगे कि गाड़ी पूरा अपना चलने का मतलब बताएगी। अगर आप गाड़ी में पूरा मार्केट घूमकर अपने घर पर आए हो तो 2 किलोमीटर चले हो, तो वो आपको 2 किलोमीटर बताएगी। यानी गाड़ियां डिस्टेंस नापती हैं। गाड़ियां डिस्टेंस नापती हैं यानी दूरी नापती हैं। तो गाड़ियां क्या नापती हैं? डिस्टेंस। और डिस्टेंस नापने वाले मीटर को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं ओडोमीटर। तो जिनको नहीं आ रहा है देख लेना, ओडोमीटर कहते हैं। शायद समझ में ना आ रहा हो, देखते जाना। ओके, मेरा नाम शैलेंद्र है, शैलेंद्र है ना? चलो, तो मैंने कहा इसको हम ओडोमीटर कहते हैं। एक बात छोटी सी ले लेते हैं। तो हमें दूरी और विस्थापन में एक चीज समझ में आ गई कि इतनी होती है। चलो, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चीज और समझा दूं इसके बाद। इसकी बात करें तो मैं अगर बात करूं इसकी, तो ये होता है मेरा स्केलर। स्केलर यानी अदिश राशि। तो जिस दिन मैं आपको यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चन कराऊंगा, उस दिन मैं आपको बता दूंगा कि अदिश और सदिश राशियां क्या होती हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको स्केलर और वेक्टर बहुत अच्छे से समझा के चलूंगा। तो मेरे पास 2 चीजें निकली बेटा, दूरी पूरा रास्ता, विस्थापन शॉर्टेस्ट पाथ। और इन दोनों की बात करें, क्या कोई ऐसा मीटर भी हो सकता है, क्या कोई ऐसा मीटर भी हो सकता है जो दूरी नाप पाए? क्या ओडोमीटर के अलावा हम कोई ऐसा मीटर एक्सप्लेन कर सकते हैं जो दूरी नाप पाए? अब एक बात समझना, मेरे घर में 2 पंखे हैं और मुझसे किसी ने कहा कि बताओ कौन सा पंखा ज्यादा तेज चल रहा होगा। तो अगर मुझे बोलना है कि कौन सा पंखा ज्यादा तेज चल रहा होगा, तो पंखे की बात करें तो पंखे का हम कैसे बता सकते हैं? बेटा पंखा बताया जा सकता है। पंखे की स्पीड को कौन तेज चल रहा होगा उसको बताने के लिए हम आरपीएम का प्रयोग करते हैं। आरपीएम का मतलब होता है बेटा रोटेशन पर मिनट। हाँ बच्चे, नेवी के लिए क्लास है। प्रीतम, चिंता, सबकी चीजें हैं। आशिफ, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, आरपीएम का मतलब होता है बेटा रोटेशन पर मिनट, यानी रोटेशन पर मिनट यानी 1 मिनट में कितने चक्कर लगाता है पंखा। और जो पंखा 1 मिनट में जितने ज्यादा चक्कर लगाएगा उसी की स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। तो सिंपल सी बात मुझे आ रही है समझ में कि आरपीएम का मतलब हुआ रोटेशन पर मिनट। और रोटेशन पर मिनट की बात करें तो सिंपल सी बात है। तो एक बात मेरी समझना, गाड़ी का टायर है और मैं कहता हूं कि गाड़ी के टायर पे एक पॉइंट मार्क कर लूं। अब ये गाड़ी का टायर क्या होता है? गोल चक्कर लगाता है। अब मेरी बात समझ के बताना, सोच के बताना। अगर मैं ये कहता हूं कि गाड़ी का टायर अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है, एक चक्कर कंप्लीट करता है, तो सोच के देखना, अगर ये एक चक्कर कंप्लीट करता है तो मैं ये बोल सकता हूं कि दूरी भी किसके बराबर रही होगी? डिस्टेंस इसकी सरकमफ्रेंस यानी परिधि के बराबर रही होगी। नहीं समझ में आया? दोबारा बताता हूं। आप सोचना, ये टायर जब रोड पर चलेगा तो कितना एक चक्कर लगेगा, तो कितनी दूरी तय करेगा? इतनी ही तो दूरी तय करेगा जितना सरकमफ्रेंस होगा, यानी परिधि होगी। परिधि होगी। दोबारा से बताता हूं, दोबारा देखो। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भाई एक बात बताइए कि क्या दूरी को नापने के लिए, डिस्टेंस को नापने के लिए किसी मीटर का प्रयोग कर सकते हैं? हमें यह तो पता है ओडोमीटर है, क्या कोई दूसरा भी मीटर हो सकता है?
हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई मीटर हो सकता है। इसके लिए मैंने आपको हिंट दी कि हम दो पंखों के बीच में कैसे बताएंगे कि कौन सा पंखा ज्यादा तेज चल रहा है। अगर मैं कहता हूं पंखे की स्पीड बतानी है कि कौन सा पंखा ज्यादा तेज चल रहा है, तो हमारे लिए एक मीटर होता है। इस मीटर को हम नाम देते हैं टैकोमीटर। टैकोमीटर वास्तविकता में वैल्यू बताता है आपके किसमें, आरपीएम में। आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। आपने अपनी मोटरसाइकिल में, आपने अपनी कार में इस चीज को भी देखा होगा कभी, रोटेशन पर मिनट आरपीएम नापते हुए देखा होगा। समझना, अगर गाड़ी इस पर चल रही है, गाड़ी का टायर इस पर घूम रहा है, तो अगर मैं ये कहता हूं कि गाड़ी का टायर अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है, एक चक्कर कंप्लीट कर सकता है, तो मैं बोल सकता हूं उसने कितना दूरी जमीन पर तय की होगी, इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर ही तो घूम जाएगा इस पर। तो क्या हुआ, सरकमफ्रेंस। अब मेरी बात समझना, अगर मान लेता हूं ये पूरी लंबाई, अगर मैं कहता हूं 1 मीटर है इसकी सरकमफ्रेंस, तो दूरी भी कितनी तक की होगी, 1 मीटर तय होगी। अगर मैं कह दूं कि इस सर्कल ने, रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं कह दूं इस चक्कर ने 20 रोटेशन किए, तो अगर मैं कह दूं 20 रोटेशन किए इस चक्कर ने, तो कितनी दूरी तय की होगी, तो आप लिख दूंगा 20 इंटू 1 मीटर, यानी कितना दूरी तय की होगी, 20 मीटर। इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ ओडोमीटर नहीं, आप टैकोमीटर से भी दूरी नाप सकते हैं। टैकोमीटर से दूरी नाप सकते हैं, इसलिए आजकल के मीटर में आपने देखा होगा, आजकल के मीटर में हम ओडोमीटर का जो नंबर्स चलते हैं ना कांटों के बीच में, उनका इस्तेमाल ना करके हम टैकोमीटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। वो आरपीएम भी बता देता है और रोटेशन पर मिनट बताता है, और इसके साथ साथ क्या बता देता है, रोटेशन पर मिनट को मल्टीप्लाई किससे कर देता है, दूरी से, और वो भी बता देता है कि आपने कितनी दूरी तय की होगी। इस तरीके से भी कभी कभी हो सकता है कि आपको ऑप्शन में, कभी कभी हो सकता है कि आपको ऑप्शन में ये चीज ना देकर, हो सकता है ओडोमीटर की जगह टैकोमीटर लिखा हो, तो आप टैकोमीटर से भी दूरी नाप सकते हैं। तो इन दोनों मीटर का इस्तेमाल किया जा सकता है दूरी नापने के लिए। सर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बिल्कुल करा दूंगा, राघवेंद्र चिंता मत करो। नोट डाउन भी करना है, अच्छा नोट डाउन भी करना है, तो आप नोट डाउन करते जाइएगा। अगर आपको कहीं पर डाउट होता है तो आप पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके नोट डाउन करते जाइएगा। मेरे ख्याल से कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट आप फिर भी नोट करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए अच्छे से, ताकि मैं चीजों को आपको समझाता चलूं। अब आते हैं कुछ कंसेप्ट पे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कंसेप्ट में। मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी चीजें आती हैं, तो जरा देखते हैं कि कितनी आती हैं। एक बात समझना, अगर मैं कहूं कि कोई चीज 4 मीटर इधर चलती है और 3 मीटर इधर चलती है, मुझसे कोई कहे कि बताइए मैं ए से बी तक कितना दूरी और विस्थापन हुआ। ऐसे ही मुझसे ये कहा कि मैं 4 मीटर ऐसे चलता हूं, 3 मीटर ऐसे चलता हूं। मैंने कहा बताइए ए से बी तक कितना दूरी और विस्थापन हुआ, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मुझे दोनों ही केस में बताने हैं। मुझे बताना है कि दूरी और विस्थापन कितना कितना होगा, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना कितना होगा, ये आपको दोनों में बताना है। या फिर ऐसा हुआ कि मैं 4 मीटर इस साइड गया और मैं वापस लौट कर आ गया यहां पर कितना, 3 मीटर, और मुझसे क्वेश्चन पूछा गया बताइए मैं ए से बी तक कितना दूरी तय किया। मैंने बोला ठीक है, अब बताइए दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा। मुझे इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर चाहिए। मेरी बात समझते जाना, अगर आपको समझ आ रही है बात। अगर मैं इसमें बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालूं, अगर मैं इसमें दूरी विस्थापन निकालूं, तो मेरी बात समझना, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की बात करें तो विस्थापन मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ, और सबसे छोटे रास्ते की बात करूं तो शॉर्टेस्ट पाथ यहां पर कितना रहेगा, 7 मीटर ही रहेगा। संजय काइनेमेटिक्स तो दोबारा नहीं पढ़ाएंगे जितेश सर, जितेश सर अपना जो टॉपिक था ऑप्टिक्स उसको कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है 7-5, ओके चलो देखते हैं। अगर मैं इसमें डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की बात करूं तो इसमें दूरी कितनी होगी, तो दूरी होगी आपकी 5 मीटर। आपने बोला विस्थापन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझना, अगर मैं दूरी की बात करूं तो डिस्टेंस यानी लॉन्गेस्ट पाथ, एक्चुअल रास्ता कितना है 7, तो आप बोलेंगे भैया 7 मीटर। बेटा अब विस्थापन की बात की जाए तो विस्थापन अब की बार 7 नहीं होगा, विस्थापन मतलब सबसे छोटी दूरी, और अब की बार ये सबसे छोटी दूरी होगी। इसकी बात करें तो ये होगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जिसकी वैल्यू निकल कर आएगी 5, यानी अब की बार विस्थापन कितना हो गया, 5 मीटर। अगर मैं इसकी बात करूं दूरी और विस्थापन की, बहुत सही, दूरी की बात करूं तो दूरी हो गई इसमें 7 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट की बात करें बेटा तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो विस्थापन होगा जहां से चले थे और जहां के बीच में दूरी हो गई, तो ये कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर। तो दूरी और विस्थापन में एक चीज तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि अगर मैं कभी सीधे रास्ते पर चलता हूं,
जब मैं सीधे रास्ते पे चलता हूं, मैं कहूं मैं यहां से 1 किलोमीटर सीधा चला गया, तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। जितना दूरी होगा उतना ही क्या होगा, विस्थापन होगा। इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकते हैं, इस केस में बराबर हो सकते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या है, बराबर है। इस केस में बात करूं तो डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, कम है। इस वाले केस में बात करूं तो डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, इस केस में डिस्प्लेसमेंट कम है। सोचकर देखना, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि क्या कभी विस्थापन ज्यादा हो जाए, यानी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो जाए? और आप देखोगे ऐसा कोई केस ही नहीं बन सकता जिसमें डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो जाए। हां, डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है, पर डिस्प्लेसमेंट कभी ज्यादा नहीं निकल सकता। यानी एक बात मेरे समझ में आ रही है, यानी दूरी जो होगी, डिस्टेंस जो होगी बेटा, दूरी जो होगी वो हमेशा ज्यादा होगी या फिर बड़ी होगी, किससे, विस्थापन से। आप तीनों केस को देख सकते हैं, यानी दूरी हमेशा और हमेशा बड़ी होगी या फिर बराबर होगी। ठीक है, ठीक है, क्या पूछना चाहते हो? क्वेश्चन नंबर 1 फिर से बताओ। ठीक है, फिर से बता देता हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि गाड़ी है, कोई गाड़ी 4 मीटर इधर जाती है और फिर 3 मीटर इधर जाती है, सीधे रास्ते पे चल रही है। मेरे को दूरी और विस्थापन यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। सेकंड वाले क्वेश्चन में ऐसे गए फिर ऐसे गए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस वाले में भी निकालना है। मैं 4 मीटर आगे गया और फिर 3 मीटर ऐसे गया, उसी रास्ते पर आना था मुझे, लेकिन मैंने आपको फिगर बनाने के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए, क्योंकि दिखाना मुश्किल हो जाता है इसलिए मैंने अलग से दिखा दिया, बट अदरवाइज उसी रास्ते पे वापस लौट रहे हैं। मुझसे पूछा गया है कि इन तीनों ही केस में दूरी और विस्थापन क्या रहे होंगे। इस वाले केस की बात करें तो दूरी एक्चुअल पाथ 7 मीटर, विस्थापन 7, डिस्टेंस 7 मीटर, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ 5 मीटर, डिस्टेंस 7 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। और इनसे अगर मैं देखूं तो मेरे दिमाग में एक बात निकल कर आ रही है कि दूरी जो होगी, डिस्टेंस हर एक केस में क्या है, बड़ी है, और हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या है, या तो छोटा है या फिर क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। यानी दूरी या तो हमेशा बड़ी होगी या बराबर होगी। और इन दोनों का अगर मैं अनुपात लिखूं कितना होगा, तो आप इतना भी लिख सकते हैं कि अगर आपकी बुक में, एसके यादव की किताब में ये क्वेश्चन दे रखा है कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इन दोनों का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 1 से बड़ा होगा। तो अगर ऑप्शन पूछा जाए इसका आंसर, तो ग्रेटर देन इक्वल टू बनाएगा। क्यों, इसको यहां नीचे लेकर आ जाओ तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ विष्णु, कमेंट शो हो रही है। सर थर्ड में डिस्प्लेसमेंट कितना है? बेटा थर्ड में डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 4 ऐसे गए, 3 ऐसे आ गए, इसका मतलब कितनी दूरी रह गई, 1 मीटर की दूरी बची है ना। जैसे मैंने कहा 4 मीटर ऐसे गया, वापस लौट कर कितना आ गया, 3 मीटर। तो अगर वापस लौटकर 3 मीटर आ गए, मतलब कितना दूरी रह गई, 1 मीटर ही तो बची। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा, मैंने आपको बता दिया बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। या लाइव है ये क्लास, फिजिक्स के हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे या नहीं, मिल जाएंगे। और कोई क्वेश्चन? थर्ड एग्जांपल फिर से बताइए, मैंने आपको बता दिया बेटा। और कोई बात तो मुझे पूछ लीजिए। अच्छा, स्लो करना है, ठीक है, और स्लो पढ़ा रहा हूं, कोई बात नहीं, दोबारा से स्टार्ट कर लेना, वो सब आपके हाथ में है। मोटिवेटेड रहिए, करते रहिए। डायमेंशन करवाऊंगा किसी दिन, डायमेंशन और यूनिट्स की एक स्पेशल क्लास लूंगा 3 घंटे की, उसमें सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा यूनिट और डायमेंशन के, क्योंकि ज्यादातर चीजें आपकी याद करने लायक हैं। तो आप डायमेंशंस की, जिस दिन मैं आपको बता दूंगा डायमेंशन का लेक्चर लगेगा, उस दिन बेटा आप सबको याद कीजिए। बेटा भोजपुरी नहीं आती मुझे तो मैं नहीं बता सकता भोजपुरी में, आप खुद करो, ठीक है, थोड़ा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ये रेशियो रहे। दूसरी बात, अब बेटा दूरी और विस्थापन की हम बात लेकर चल रहे हैं, तो मैं कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेता हूं। आपके लिए क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान से देखिएगा, कमेंट्स कम करो और देखो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक वस्तु है ए से, और ये ए वस्तु, ये वस्तु यहां से, या ये बॉडी यहां से, कार, ये बॉडी कार यहां से यहां पहुंच जाती है। कहां पहुंच गई, ए से बी। आपको बताना है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यानी विस्थापन कितना होगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि एक सर्कल है, उस सर्कल का रेडियस आर है। क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए, अगर सर्कल का रेडियस त्रिज्या आर है, तो मुझसे पूछा है ए से बी तक का विस्थापन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट की बात करो बेटा, विस्थापन कितना होगा हिंदी वालों के लिए। तो अगर बेटा विस्थापन की बात करें तो विस्थापन कितना होगा, देखो, अगर ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट निकालना है,
तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम होगा मेरा विस्थापन निकालने का मतलब शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता। ध्यान से देखना, सबसे छोटा रास्ता मतलब ये वाला। और अगर मैं इस सबसे छोटे रास्ते की बात करूं तो ये कितना होगा, तो सोच के देखो, ये अगर 90 डिग्री है तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना निकलेगा। मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं और मैं अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिख सकता हूं बेटा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 11th की फिजिक्स पढ़ाऊंगा बेटा, 11th की फिजिक्स स्टार्ट कर दी है मैंने, प्रैक्टिस करते रहिए। स्पोकन क्लास कब से स्टार्ट होगा नहीं पता मुझे, आप देखते चलिए। प्रैक्टिस सेट मिलेगा बिल्कुल दे दूंगा, आप जो भी चाहेंगे दे दूंगा। फिजिक्स, फिजिक्स बेटा बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है फिजिक्स में, बहुत सारे लोगों को फिजिक्स में ऐसा लगता है कि भाई उनके एग्जाम में सिलेक्शंस रुक जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिक्स। देखो बेटा, मैं आपको एक बहुत सीधी सी चीज बताता हूं। अपनी लाइफ में जब भी हम पढ़ाई करते हैं, पहली चीज पढ़ाई को पहले पन्ने से स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं होता कि हम बीच में कंसेप्ट छोड़ छोड़ के फिजिक्स की पढ़ाई करते रहे। फिजिक्स को हमेशा स्टार्टिंग से पढ़िए और एंड तक पढ़िए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा पोर्शन कंप्लीट करो और अच्छे से पोर्शन कंप्लीट करें। फिजिक्स कोई ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ फॉर्मूला पढ़ लिया बायोट-सावर्ट लॉ का कि b इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर और हो गई फिजिक्स। नहीं, इसको फिजिक्स नहीं कहते। फिजिक्स का मतलब है कि आप उस फॉर्मूले पे आप कम से कम 10 क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड कीजिए। हमें पता तो होना चाहिए उससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। मुझे यही नहीं पता कि एक सर्कल में के बीच में सेंटर में वृत्त के बीच में हमें यही नहीं पता कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो मैं कैसे बताऊंगा इस क्वेश्चन को। मुझे यही नहीं पता कि सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो मैं कैसे बताऊंगा। ये बहुत बेसिक सी चीज है। मुझे यही नहीं पता कि सेंटर के बीच में पोटेंशियल क्या होगा, तो मैं कैसे बताऊंगा। तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जिनको एक्सप्लेन कीजिए। और अगर आपको सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता, तो पिछले साल नेवी में क्वेश्चन पूछा था कि 2 सर्कल दे दिए थे और मुझसे पूछा था कि अगर इसका रेडियस ए है और बाहर का रेडियस बी है, मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि बताइए इसमें चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा। तो अगर मैं सर्कल में निकालना ही नहीं जानता तो ये क्वेश्चन कैसे एक्सप्लेन करूंगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि सारा कर लीजिए, ठीक है। हाँ देखिए, मैं नहीं कह सकता बच्चे, थोड़ा सा कोर्स मैं कराऊंगा और आपके जितेश सर कराएंगे, दोनों लोग मिलकर कराएंगे। सर फिजिक्स से ही हर बार, बिल्कुल एग्जैक्टली मैं बात सही कह रहा हूं मेरे पास। कोई बात नहीं बेटा, इंग्लिश में रह गया तो इंग्लिश में भी हो जाएगा आपका। बहुत सारे लोगों का फिजिक्स में रुकता है। देखो भाई, फिजिक्स सही बात है और फिजिक्स एक तगड़ा सब्जेक्ट है जिसके साथ सच में फाइट हो सकती है। और आप अपने आप की फाइट, अगर आप सच में मानते हैं कि आप फिजिक्स में फाइट करना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, तो आप फिजिक्स पढ़िए। फिजिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है आपको अपनी जगह दिखाने का। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़िए। यकीन मानिए, अगर आपको फिजिक्स समझ में आती है ना, तो इससे बढ़िया सब्जेक्ट कुछ नहीं हो सकता। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बेटा गौरव, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे होंगे, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा, आप देखते रहो, मैं देखता हूं। तो मैंने विस्थापन बताया तो कितना निकलेगा, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा अंडर रूट 2r। इस प्रकार से हम इस चीज का एक्सप्लेन कराएंगे। तो मैंने कहा ये मेरा डिस्प्लेसमेंट निकला, पहला क्वेश्चन। अब मेरी बात समझना, डिस्प्लेसमेंट की बात आ रही है तो मुझे इतना पता चल रहा है मैंने कहा चलिए ठीक है, मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना आ गया। मुझे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा लेक्चर, तो आप देखते रहना, ध्यान देना है ना। मैं आपको थोड़ा सा लेंथी ले जा सकता हूं चीजों को समझाने के लिए। आर और आर, क्योंकि मुझे क्वेश्चन ज्यादा कराने होते हैं। तो मैंने कहा आर और आर है रेडियस। मुझसे पूछा कि अब बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आपने बोला डिस्प्लेसमेंट बहुत आसान है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, विस्थापन की बात करें, तो अब की बार विस्थापन होगा मेरा 2r। मेरे बहुत इसी से दिमाग में आ रही है। हमने कहा ठीक है, ये तो बहुत आसान था, एक अच्छा सा क्वेश्चन बताओ। तो हमने बोला ठीक है, एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लो। और मैंने कहा एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये बोला गया कि अगर मान लीजिए, मुझसे बोल दिया कि मैं अगर ये कह दूं ये रेडियस r है और मैंने कहा अब की बार मैं इस पॉइंट से a से b तक चला। अब मेरे लिए एक अच्छा क्वेश्चन आता है। मैंने कहता हूं मैं a से b तक चला और मुझसे क्वेश्चन बोला कि बताइए, मैं 120 डिग्री का फॉलो करता हूं। मुझसे क्वेश्चन पूछा फाइंड डायमेंशन। आपको बताना है कि विमा क्या, सॉरी, आपको बताना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन कितना होगा। आप जरा मेरे को कोशिश कीजिए, मुझे आंसर बताइएगा 1 मिनट में कि विस्थापन क्या रहा होगा। ऐसा कभी आपने क्वेश्चन किया है तो कीजिएगा। आपको पता है क्या क्या कराना है, सर आपको पता है पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आएगा सर, क्या ठीक है, ठीक है उमन, चिंता मत करो, मैं करा दूंगा सारा चीज,
ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं यही पढ़ा रहा हूं बहुत सालों से। मैं आपके क्वेश्चंस तक फ्रेम कर दूंगा कि क्या क्या एग्जाम में आने वाला है, चिंता मत करो। ठीक है, मैं ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ूंगा जिससे आपके किसी भी एग्जाम में कोई चीज रुके। बट मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जितनी भी चीजें मैं कराता हूं उसके ऊपर कम से कम घर पे जाके क्वेश्चंस जरूर करें, जितने भी आपके हो सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, रिजल्ट फिजिक्स की वजह से रुकता है। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं। अच्छा, देखना मेरी बात। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं करूंगा तो मैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इस चीज को यहां से जोड़ूंगा, और मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट ये होगा। लेकिन ये वाले क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, हमने निकाल दिए। लेकिन इस वाले क्वेश्चन को क्या करूंगा, तो अगर अगर कभी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें कोई एंगल दे दिया जाता है और मुझे सर्कल में डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है, अगर मुझे सर्कल में डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है तो मैं बहुत आसानी से निकाल सकता हूं। इनको मैं वेक्टर्स की तरह ट्रीट करूंगा, इनको मैं वेक्टर्स की तरह ट्रीट करूंगा। और अगर कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, कोई एंगल दिया हो, तो आप याद रखिए डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एक छोटा सा तरीका याद रख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है 2r sin थीटा बाय 2, और किसी भी सर्कल के अंदर विस्थापन निकालने का यह तरीका होता है। तो जब भी आप कभी निकाले तो सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट निकल कर आएगा 2/r sin थीटा बाय 2। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, क्या है, सुमन मैम की वॉइस आ रही है सर, जिससे डिस्टर्बेंस हो रहा है, प्लीज सी दिस। ठीक है, ओके ओके, मैं बात करता हूं, मेरे को कोई किसी को आने दो, 1 मिनट दो, मैं बात करता हूं। हेलो, ठीक है, कोई बात नहीं, चंदन मैंने बोल दिया है, आवाज हो जाएगी अभी क्लियर। सर क्लीन नहीं दिख रहा, क्लीन में भी हो सकता है बेटा, आपकी इंटरनेट जो चीज है वो चीज थोड़ी सी कम चल रही हो, है ना, आप थोड़ी सस्ती सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हो कुंदन, तो थोड़ा अच्छी सर्विस इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, चलो, ठीक है। तो इसका जब भी आपको किसी भी डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, लाइक जैसे मैंने कहा कि एक वस्तु है, ए से बीच चलना चालू की और मैंने कहा यहां पर चली गई, और मैंने कहा कि भाई एंगल मान लीजिए 160 डिग्री, आपने बोला कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डायरेक्टली फॉर्मूला रखिए और आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो जब भी मुझे सर्कल के अंदर विस्थापन निकालना होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट का तरीका ये होगा। चलो, एक और चीज, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट में एक चीज और समझते हैं। ये क्वेश्चन मुझे पता है आपको आता होगा क्योंकि आप मैथ्स अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहूंगा कि इसका आंसर क्या होगा। पॉइंट्स है, एक क्यूब है और क्यूब में मुझसे क्वेश्चन बोला गया है कि एक वस्तु ए पॉइंट से चलना चालू करती है, वो बी पॉइंट पर जाती है, बी पॉइंट से चलना चालू करती है, वो सी पॉइंट पर जाती है, और सी पॉइंट से चलना चाहती हुई वो डी पॉइंट पर जाती है। क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड डिस्प्लेसमेंट, आपको विस्थापन बताना है, हिंदी मीडियम, विस्थापन बताना है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू डी, ए से डी जाने में कितना विस्थापन हुआ होगा। फिर चलिए फर्स्ट रैंक आएंगे, बिल्कुल परेशान मत कीजिए। देखिए, देखो बेटा परेशान मत हो, मैं करा दूंगा आपको, फर्स्ट रैंक ही आएगी, आप चिंता मत करो। √3r आंसर बिल्कुल सही, ठीक है, करते रहो। जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। √3r आंसर दिया है कुछ लोगों ने, बहुत सही। देखो भाई, क्यूब है, जैसे मेरा कमरा है और मेरे कमरे में ये अगर सोच के देखो तो ये है कि ये आगे वाला पॉइंट है, ये क्या है, अंदर की तरफ वाला पॉइंट है। यानी मेरे कमरे में ऊपर वाले पॉइंट को, मेरे कमरे में ऊपर वाले पॉइंट को कहां कनेक्ट किया है, नीचे वाले पॉइंट से कनेक्ट किया है। अब मेरी बात समझना, अगर ऊपर वाले पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से कनेक्ट किया है तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। एक क्यूब के अंदर डायगोनल तो होगा, बात को अगर मेरी समझो तो ये चीज क्या है, डायगोनल नहीं है इस चीज का। और अगर ये डायगोनल है तो एक बात समझना, इस डायगोनल को सॉल्व करने के लिए तो मैंने ये कहा कि एक बात बताइए, ये क्या हुआ मेरा डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की बात करें बेटा तो डायगोनल, और क्यूब के अंदर डायगोनल कितना होता है, तो आप इस क्यूब के अंदर डायगोनल को शायद आप मैथमेटिक्स में पढ़े हो, इसको √3, अगर मैं इसको r बोल दूं तो ये किसके बराबर होगा, 3√r के बराबर होगा। इस प्रकार से मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर पाऊंगा, सिंपल सी बात है। बस डिस्टेंस 5 मीटर समझ नहीं आया, 5 मीटर कहां है भाई, मुझे नहीं दिख रहा 5 मीटर, डायगोनल के इक्वल होगा, एग्जैक्टली डायगोनल, और डायगोनल कितना होता है, √3r।
अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट पे लास्ट क्वेश्चन और कर दीजिए। मेरे ख्याल से फिर आपको दूरी और विस्थापन का कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर हम आगे चल के कुछ क्वेश्चंस और लेंगे। देखना, निरंजन यूनिट एंड डायमेंशन का एक स्पेशल क्लास लगेगी, चिंता मत करो। एक साथ दो साउंड सुनने में आ रही है, चलो देख रहे हैं, एक बार पता कर रहे हैं। मैंने बोल दिया है, ठीक है। स्केलर वेक्टर, बिल्कुल स्केलर वेक्टर बच्चे करिए। सारे टॉपिक्स होंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है बच्चे। चंदन मैंने बोल दिया है, अभी थोड़ा देर में रिमूव हो जाएगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, मे बी इंटरफ्रेंस हो रहा होगा ना। इंटरफ्रेंस जानते होंगे आप लोग। इंटरफ्रेंस मींस, इंटरफ्रेंस का मतलब जब एक वेव दूसरी वेव में दखल देती है ना, व्हेन वन वेव इंटरफियर टू अनदर। और ऐसा इसलिए होता है इंटरफ्रेंस, मेरा साउंड मैम के साउंड के साथ इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैम की जो फ्रीक्वेंसी है और मेरे बोलने की जो फ्रीक्वेंसी है जो माइक्रोफोन के थ्रू जा रही है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी आवृत्तियों में, आवृत्तियां बहुत पास पास है। और जब एक फ्रीक्वेंसी दूसरी फ्रीक्वेंसी के पास पास पहुंच जाती है तो इंटरफेरेंस नाम की चीज हो सकती है। तो ये वास्तविकता में हिंदी में इसको व्यतिकरण कहते हैं। तो इसको इंटरफेरेंस हो रहा है, इंटरफेरेंस को हम देख रहे हैं, अभी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम, एक बार कॉपी पेन उठा लीजिए, एक क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। थैंक यू। एक क्वेश्चन करना है आपको, लिखना, हिंदी मीडियम क्वेश्चन लिखिएगा। यदि एक धावक एक वृत्त, ध्यान से पढ़ते जाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। यदि एक धावक एक वृत्त 40 सेकंड में पूरा करता है, यदि एक धावक एक वृत्त 40 सेकंड में पूरा करता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड बाद, तो 2 मिनट 20 सेकंड बाद, तो 2 मिनट 20 सेकंड बाद दूरी और विस्थापन बताइए। 2 मिनट 20 सेकंड बाद दूरी और विस्थापन बताइए। ये क्वेश्चन है ल्यूसेंट के बुक का, जो लोग वायुसेना भर्ती परीक्षा ल्यूसेंट के बुक को फॉलो करते हैं उसका क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पूछा है, अगर एक वृत्त कंप्लीट होता है 40 सेकंड में, तो आपको बताना है 2 मिनट 20 सेकंड बाद दूरी और विस्थापन क्या रहे होंगे। ऑप्शन दे देता हूं ताकि आपको आसानी रहे। 6 पाई आर पाई आर, 7 पाई आर पाई आर, जल्दी से आंसर दीजिएगा कौन सा ऑप्शन है। सी 6 पाई आर 2 आर और डी 7 पाई आर 2 आर। सोच के मुझे आंसर दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। आंसर बताएं कितना होगा। कुछ बच्चे बोल रहे थे, शायद चंदन नाम का कोई लड़का था वो। निरंजन, मैं आपको स्टार्टिंग के मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूं, जितेश सर आपको ऑप्टिक्स कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ऑप्शन आंसर, आंसर क्या होगा। यदि एक धावक एक वृत्त 40 सेकंड में पूरा करता है तो 2 मिनट 20 सेकंड बाद दूरी और विस्थापन क्या रहा होगा। आंसर ए, बी, सी और डी, जल्दी से आंसर बताएं। बहुत सारी फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस शॉर्ट ट्रिक से भी होते हैं, तो हम शॉर्ट ट्रिक को भी सीखेंगे, क्वेश्चंस कैसे करते हैं। बहुत सारी चीजें शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे। आपको फिजिक्स बहुत अच्छे से बताऊंगा कि आप बोलेंगे कि इतनी आसान भी फिजिक्स हो सकती है। वीडियो रुक गया है, देख रहे हैं, ठीक है। आपकी देखिए बेटा, चलो आंसर बी डी, ओके, डी और बी, ओके, दो लोग हैं। तो भाई देखो भाई, डी आंसर, ठीक है। हिमांशु, हिमांशु आपने बी भी दिया है, आप क्या कर रहे हैं, ए बी सी डी सभी भर रहे हैं क्या। डी डी बी बी, ओके। ए, ए तो गलत कर दिया यार, ए तो नहीं हो सकता, ये तो यार सरासर गलती है। इतने गलत नहीं हो सकते यार, ए नहीं हो सकता। अरे ये कैसे हो जाएगा मुरारी। डी आंसर, सी 7 पाई आर 2 आर, बहुत बढ़िया। अमन एकदम सही आंसर है, इसका आंसर होना चाहिए था 7 पाई आर एंड 2 आर। बात समझना कैसे, जिनको नहीं समझ में आया मैं फिर से बता देता हूं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक धावक एक वृत्त कंप्लीट करता है 40 सेकंड में। तो अगर एक सर्कल कंप्लीट होता है 40 सेकंड में, तो मेरे बात में दिमाग में यह बात आ रही होगी कि अगर पूरा 40 में होता है तो आधा कितने में होता होगा, 20 सेकंड में। इस बात में तो कोई शंका नहीं है। पूरा अगर 40 में होता है तो आधा कितने में होता होगा, 20 सेकंड में। और 20 सेकंड में होता है, इसका मतलब यह हुआ कि मुझे बताना है 140 सेकंड बाद।
बेटा 2 मिनट 20 सेकंड का अर्थ कितना होता है? जिसको बिल्कुल भी नहीं आ रही फिजिक्स, ध्यान से देखते जाओ। 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इसका मतलब कितना हुआ? 140 सेकंड। मुझे बताना है कि 140 सेकंड बाद दूरी और विस्थापन क्या होगा। एग्जैक्टली डी आंसर है बेटा, बिल्कुल। कृष्णा, पवन, सौरभ, सोनू, विष्णु, मातु, सौरभ, रतन, सब कुछ का बिल्कुल सही है। आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं, सिलेक्शन आपका रोक ही नहीं सकता कोई। बस लाइब्रेरी लगा लीजिए और दिन रात पढ़ाई कीजिए। लाइब्रेरी लगा के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। आप करते रहिए, जितने क्वेश्चन बन पड़ेंगे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। हर एक टॉपिक पे एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चन हर फॉर्मूले पे कराऊंगा। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होगा जिसपे कम से कम इतने क्वेश्चंस ना कराऊं। हर एग्जाम से रिलेटेड, हर बुक से रिलेटेड। चलो, तो मैंने कहा 140 सेकंड बाद बताना है, तो 1 सर्कल 40 सेकंड, 2 सर्कल 80 सेकंड, 3 सर्कल 120 सेकंड और आधा सर्कल 140 सेकंड। यानी आदमी कहां पहुंच चुका है? यहां पर पहुंच चुका है। इसका मतलब टोटल कितने सर्कल हुए हैं? 3 तो पूरे सर्कल हुए हैं और 1 आधा सर्कल हुआ है। 3 पूरे सर्कल का मतलब यह हुआ 3 इंटू 2 पाई आर। 3 इंटू 2 पाई आर। देखो एक सर्कल कितना? 2 पाई आर। 3 कितने हो ये? और आधा सर्कल मतलब पाई आर। इतनी मैथमेटिक्स आपको शायद पता हो। ये कितना निकला? 7 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ए से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? आर और आर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2r। तो इसका आंसर आपको लिखना है 7 पाई आर एंड 2r। इस तरीके से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ छोटे छोटे सवालों को करते हैं। यस बिल्कुल मुरारी, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट चीज करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली चीज क्या है। ये थोड़ा सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पार्ट था, समझना। अब आते हैं स्पीड और वेलोसिटी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में आखिर फर्क क्या होता है। और बहुत सारे लोग आज तक यही नहीं पता लगा पाए कि चाल और वेग होता कितना कितना है। जैसे मैंने कहा मैं सीधा गया, मैंने कहा मैं 40 मीटर पर सेकंड की चाल से गया, यानी मेरी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है। तो अगर स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है तो क्या वेलोसिटी भी 40 मीटर पर सेकंड होगी? क्या वेलोसिटी डिफरेंट होगी, अलग होगी? ये तो मुझे पता चले। मोनू सरोज, मैंने आपका नाम बोल दिया है, गुड लक, आपका सिलेक्शन होगा। सर मेरा नाम नहीं बोल रहे, ठीक है, थैंक यू। आप लोगों के कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं, थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स विष्णु। अच्छा आप मुखर्जी नगर से हैं, कमाल है विष्णु। यहां पढ़ते रहिए, यहाँ काफी सारा कराऊंगा, बहुत सारा कराऊंगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा हो पाएगी। ऑफलाइन में क्या होता है ना, थोड़े से डाउट्स वगैरह इस तरीके से होते हैं तो थोड़ा सा कम हो पाता है, यहाँ पर ज्यादा होगा। स्पीड स्केलर और वेक्टर, बेटा स्पीड स्केलर है, मैं बता रहा हूं आपको, स्पीड इज अ स्केलर, बता चुका हूं, ठीक है। रिंकू मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, आते जाएंगे मैं बढ़ता जाऊंगा, आपके लिए मेरा ध्यान आप पर ही है। रिंकू क्वेश्चन का अटेम्प्ट कीजिएगा, मैं आपसे पूछूंगा। रिंकू ध्यान रखिएगा, अगली बार से मैं क्वेश्चन अभी लिखवाऊंगा तो अब आपसे पूछूंगा। चलो, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब ध्यान से देखना, बहुत सारे हमारे कंफ्यूजन हैं। अगर मैं स्पीड का फॉर्मूला लिखूं तो स्पीड का फॉर्मूला मुझसे बोला जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। हिंदी वालों के लिए चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। अगर चाल बराबर दूरी बटा समय है तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो मैंने फॉर्मूला है, पर फॉर्मूले से थोड़ी ना दिमाग लग जाता है भाई। फॉर्मूला कोई फीलिंग थोड़ी ना देता है, रट्टा मार के थोड़ी ना पढ़ना है। स्पीड यानी दूरी बटा समय, तो हमने कितनी दूरी तय की उसको मैं समय से डिवाइड कर दूंगा। जी मुलायम, चिन्मय, आपका नाम ले लिया चिन्मय, गुड लक, भगवान करे आपका जरूर सिलेक्शन हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। गौरव कुमार, विकास में डायरेक्शन होती है, मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। अच्छा सर मेरा आखिरी बार है, क्या करें सर प्लीज बताइए। बेटा इसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, आखिरी बार हो आपका, आखिरी बार जिनका पहली बार है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार बहुत ढंग से प्रिपरेशन कीजिए, ऑनलाइन बहुत अच्छा साधन होती है किसी को सिखाने का। आप चीजें पढ़ते रहिए, कमेंट्स में मैसेज करते रहिए, अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो मैसेज करते रहिए, मुझे बताते रहिए, मैं आपको चीजें सिखाता जाऊंगा। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है सीखते रहिए, क्वेश्चंस आपके बनेंगे जो भी आप बुक पढ़ाते हैं उससे बहुत आसानी से बनेंगे। बेटा रिंकू आप चिंता मत कीजिए, अभी तो मैं अभी कंसेप्ट पर आया नहीं हूं, अभी जब हम एक्सीलरेशन स्टार्ट करेंगे ना तब समझिएगा कि आपको चीजें समझ में आना स्टार्ट हुई है बहुत अच्छे से। अभी हम स्टार्ट करेंगे। चलो, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय।
चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हमने कहा ठीक है, ये तो हम फॉर्मूला पढ़े हैं, इस फॉर्मूले से तो हमें कुछ समझ में आता नहीं है, नहीं आता है, सही बात है। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है मैंने, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटा समय, यानी विस्थापन बटा समय, दूरी बटा समय और विस्थापन बटा समय। चलो, दूरी बटा समय और विस्थापन बटा समय, ठीक है। अब मेरे दिमाग में एक बात घूमती है कि फॉर्मूला तो ये है, पर फॉर्मूला ये होने से हिंदी वाले मीडियम, देखो मैं हिंदी लिख नहीं पाऊं तो आप पूछ लेना मेरे से, ये दूरी बटा समय है, ये विस्थापन बटा समय है, तो गड़बड़ मत कीजिएगा। ध्यान से देखना, मैंने कहा मैं फिर से 4 मीटर इधर गया और मैंने कहा मैं 3 मीटर आगे किया, मुझसे टाइम लगा है 10 सेकंड का। मुझसे क्वेश्चन पूछा, बताइए मेरी स्पीड क्या होगी और वेलोसिटी क्या होगी, चाल क्या होगी और वेलोसिटी क्या होगी, यानी वेग क्या होगा। मुझे ये दोनों बताने हैं, तो देखना बात समझ में। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब हुआ 7 और 7 बटा 10 यानी 0.7 मीटर पर सेकेंड। 0.7 मीटर पर सेकेंड, ये मेरा क्या हुआ, स्पीड यानी चाल हुई। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी यानी होता है वेग, वेग की बात करूं तो वेग निकालूं तो वेग कितना होगा। तो अगर मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो विस्थापन भी कितना होगा, 7 बटा 10 यानी 0.7 मीटर पर सेकेंड। अरे आप बोले कि एक बात बताओ, जब मैं सीधा चलता हूं, जब मैं एक सीधे रास्ते में चलता हूं, इसको बोलते हैं बेटा लीनियर। लीनियर मतलब होता है रेखीय या रेक्टिलिनियर। जब एक दिशा में चलते हैं तो आप देखोगे कि स्पीड वही होती है जो वेलोसिटी होती है। क्यों? क्योंकि जितना डिस्टेंस है उतना ही तो डिस्प्लेसमेंट है। मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, जितनी दूरी है उतना ही विस्थापन है। और अगर दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो आप देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी भी तो बराबर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब भी मैं सीधा चलूंगा, तो अगर मैं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया हूं तो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से भी जाऊंगा, यानी स्पीड और वेलोसिटी सब कुछ एक ही है। यानी जब भी मैं पढ़ूंगा तब मैं हमेशा यह ध्यान रखूंगा कि अगर कोई चीज सीधी चलती है तो जो स्पीड है, जो चाल है, वही तो वेग है। मैं कहूं यहां से मुंबई मुझे सीधा जाना है तो यहां से मुंबई जितना स्पीड से जाऊंगा उतनी ही वेलोसिटी से भी जाऊंगा, यानी चाल और वेग सब एक ही बातें हैं। तो ये दोनों क्या हुई, बराबर निकल कर आई। तो हमने कहा ठीक है, जितना स्पीड है उतना ही वेलोसिटी है। मेरी बात समझते जाना। एक और बात, अगर मैं ये कहता हूं कि मैं 4 मीटर इधर गया और मैं अब की बार रास्ता मैंने बदल के यहां गया, मैंने कहा मैं सीधा जाऊंगा और सीधा जाके ऐसे मुड़ जाऊंगा, और मुझसे किसी ने पूछा बताओ अगर दूरी 20 मीटर पर सेकंड थी तो क्या वेग भी 20 मीटर पर सेकंड था? क्या आपकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड थी तो क्या वेलोसिटी भी 20 मीटर पर सेकंड? नहीं। अब देखना ध्यान से, अब आपका सब कुछ अंतर हो जाएगा और आप एक बहुत अचंभित करने वाली चीज देखेंगे कि अब की बार स्पीड होगा 7/10 और ये निकलेगा बेटा 0.7 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेग का मतलब यह हुआ कि अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और विस्थापन कितना होगा 5, और अगर मैं 5/10 पुट कर दूंगा तो इसका आंसर निकलेगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार से मैं इस क्वेश्चन को लिख पाऊंगा। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे, अब की बार वेलोसिटी कुछ और हो गई, यानी वेलोसिटी का मतलब समझें तो स्पीड, अगर मैं कहता हूं कि स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है चलने के बाद, मुड़ने के बाद, तो अगर आप कभी अपनी दिशा बदलते हैं तो आप अपनी वेलोसिटी को बदल देते हैं। अगर आप दिशा बदलते हैं तो वेग बदलता है, यानी दिशा के बदलने से क्या बदलता है, वेग बदलता है। यानी अगर मैं सीधे जाके मुड़ रहा हूं तो मेरी स्पीड कुछ और होगी, वेलोसिटी कुछ और होगी, लेकिन अगर मैं सीधा चल रहा हूं तो स्पीड भी वही होगी और वेलोसिटी भी वही होगी, यानी दोनों ही एक ही बातें हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ कश्यप, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूं। तो दूरी जो होगी, मैं कहूं तो जो चाल होगी वही मेरा वेग होगा जब मैं सीधा चलता हूं, लेकिन अगर मैं दिशा बदल देता हूं तो दिशा के बदलने से क्या बदलता है, वेग बदलता है। और जिनकी दिशा बदलने से वेग बदलता है यानी दिशा पर निर्भर करते हैं, ऐसी राशियों को हम क्या नाम देते हैं, ऐसी राशियों को सदिश राशि यानी वेक्टर कहते हैं। यानी ये क्या है, दिशा के बदलने से बदल रही है, यानी ऐसी चीजों को हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे यानी वेग कहेंगे। ठीक है।
ठीक है राहुल, फिजिक्स के लिए बेस्ट बुक, फिजिक्स के लिए आपको 11th-12th की बेस्ट बुक्स रहेंगी, लेकिन फिर भी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम के लिए ल्यूसेंट खरीद सकते हैं, वायुसेना भर्ती परीक्षा, इंग्लिश मीडियम के लिए नोट्स को फॉलो कर सकते हैं और भी चीजों को फॉलो कर सकते हैं, जैसे 11th-12th की किताब जिनमें 1 नंबर और 2 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, उनको आप कर सकते हैं। दीपक, आपके कमेंट मुझ तक आ रहे हैं, आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं, कमेंट आप तक मुझ तक पहुंच रहे हैं। तो अब मेरे को एक चीज और समझ में आई कि हमने कहा स्पीड और वेलोसिटी निकाल लिया, हमने बोला ठीक है। अब एक बात समझ में आ रही होगी कि स्पीड या वेलोसिटी या तो बराबर होंगे या फिर स्पीड जो होगी वो बड़ी होगी वेलोसिटी से। क्या वेलोसिटी कभी ज्यादा हो सकती है क्या? वेग तो ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और हम जानते हैं कि जब ये हमेशा छोटा होता है, ये हमेशा बड़ा होता है, इसका मतलब वेलोसिटी भी हमेशा क्या निकलेगी? छोटी निकलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड जो होगी वो हमेशा बड़ी होगी या फिर ग्रेटर देन होगी किससे? वेलोसिटी से। यानी इन दोनों का अगर मैं अनुपात लिखूं तो कितना लिख सकता हूं? चाल बटा वेग की बात करें, चाल बटा वेग की बात करें, स्पीड अपॉन वेलोसिटी की बात करें तो वो ग्रेटर देन 1 निकल कर आएगा। सेकंड कंसेप्ट, 5 कैसे हुआ? देखो बच्चे, 5 ऐसे हुआ, वेलोसिटी बराबर क्या होता है? वेग बराबर विस्थापन बटा समय। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5 मीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर होगा तो 5/10 कितना निकलेगा? 0.5। चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा रिंकू, ठीक है, मैंने आपको केडी कैंपस में पढ़ा है, बहुत अच्छे। मैंने आपका फोटो नहीं देखा रिंकू, नहीं तो मैं आपको पहचान लेता। ठीक है, बफरिंग कर रही है तो नेट की प्रॉब्लम है बेटा आनंद, अपने इंटरनेट सुविधा को अच्छा कीजिए। फिजिक्स के लिए कोई अच्छी सी कॉम्पिटिटिव बुक बताओ। अच्छा, अच्छी बुक्स की बात करें तो बेटा अच्छी बुक तो अगर आप एक्स ग्रुप की प्रिपरेशन करते हो तो हिंदी मीडियम वाले ल्यूसेंट वायुसेना भर्ती परीक्षा पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट है वो अपनी 11th-12th की किताबों को फॉलो कीजिए। नेवी के लिए बुक भी बेटा यही रहेगी। नेवी के लिए एक बुक और आती है करतार की, आप उस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं सतीश, वो बुक भी अच्छी आती है। हाँ, फिजिक्स की क्लास वैसे तो रोजाना होगी, आप चिंता मत कीजिए, फिजिक्स की क्लास रोजाना ही लगेगी। मैं जहां तक कोशिश करूंगा कि रोजाना हो, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, बट अदरवाइज नो प्रॉब्लम, मैं आपको बताता जाऊंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं। तो आप समझ पा रहे होंगे, स्पीड जो होगी वो हमेशा वेलोसिटी से बड़ी होगी, ये मुझे पता चल रहा है। अब गाड़ियां हमारी स्पीड नापेंगी या वेलोसिटी नापेंगी? तो चलो हम पहले ये तो जान लें कि स्पीड कितने प्रकार की होती है। एक बात समझो, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि फाइंड एवरेज स्पीड, और मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया फाइंड स्पीड, आप बोलेंगे क्या निकालेंगे? स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है? तो क्या एवरेज स्पीड कुछ अलग होती है क्या? आपको एक बात बता दूं, जब मैं कहता हूं स्पीड, जब मैं कहता हूं चाल, तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं औसत चाल की बात कर रहा हूं। भैया स्पीड और एवरेज स्पीड कुछ अलग अलग थोड़ी ना होते हैं, यानी चाल और औसत चाल कुछ अलग अलग थोड़ी ना होते हैं बेटा। और अगर अलग अलग नहीं होते तो ध्यान से देखना, मैं अगर टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करूं, यानी टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करूं, कितने स्पीड होती है, तो 2 तरह की स्पीड होती हैं। एक को बोलते हैं हम लोग एवरेज, जब मैं स्पीड की बात कर रहा हूं मतलब एवरेज की बात कर रहा हूं, और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी एक और स्पीड होती है, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। हिंदी वालों के लिए इसको बोलते हैं क्षणिक चाल, क्षणिक, और इसको बोलते हैं बेटा औसत चाल। 2 ही प्रकार के होते हैं, यानी अगर मैं स्पीड बोलूं या फिर एवरेज स्पीड बोलूं, बेटा एक ही बात है। जब भी आपका दिमाग क्लिक करे, आपसे पूछे भैया स्पीड निकालो, तो ये मैं आपसे क्या निकलवा रहा हूं? एवरेज ही तो निकलवा रहा हूं। एवरेज कैसे, मैं आपको बताता हूं। इनका मतलब समझे, इन दोनों का मतलब क्या है। आप कहें कि मेरा जो लेक्चर है वो ठीक ठाक है, मैंने कहा ठीक है भाई मेरा लेक्चर ठीक ठाक है, तो आपने मेरे लेक्चर की क्या बात की? पूरे लेक्चर की बात की। पूरा लेक्चर क्या है? ठीक ठाक है। और आपने कहा कि मैंने 7:34 पर सबसे अच्छा पढ़ाया, तो 7:34 पे सबसे अच्छा पढ़ाया, 7:34 पे सबसे अच्छा पढ़ाया, तो 7:34, वो जो फिक्स्ड टाइम है, वो पलक झपकने वाला टाइम है, उस समय को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, क्षणिक, एक बिंदु पर, यानी बहुत छोटा समय।
और जब मैं बात करता हूं एवरेज की तो मैं पूरे की बात करता हूं औसत की। आप सोच के देखो, स्पीड अगर मैं निकाल रहा हूं तो मैंने पूरा डिस्टेंस लिया, पूरा टाइम लिखा, तो पूरा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही तो लिखा। तो इसका मतलब हुआ हमारी दो ही तरह की चाल होती है, क्या? या तो एवरेज या फिर इंस्टेंटेनियस। बस इतनी सी बात आपको दिमाग में आनी चाहिए और कुछ भी ना आती है। तो आप बोलेंगे क्या होती हैं? दो ही तरह की होती हैं। ऐसी अगर मैं बेटा वेलोसिटी की बात करूं तो वेग भी दो ही तरह का होता है। कौन सा होता है वेग? तो आप दो तरह के वेग लिख सकते हैं, एक होता है एवरेज, यानी दोबारा से हिंदी में नहीं लिख रहा हूं, औसत, और दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस। तो हमारी फिजिक्स में बस दो ही तरह के वेग होते हैं, एक है आपका इंस्टेंटेनियस, एक है एवरेज। एवरेज मतलब होता है औसत, इंस्टेंटेनियस मतलब क्षणिक। ये क्या है? औसत। ये क्या है? क्षणिक। बस दो ही तरह के हैं। तो अगर आपसे स्पीड बोला जाए तो हम एवरेज की बात कर रहे हैं, ये आपके दिमाग में सीधी सीधी बात आनी चाहिए। स्पीड और एवरेज स्पीड अलग नहीं होते, एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी अलग नहीं होते, औसत चाल और चाल अलग नहीं होते, औसत वेग और वेग अलग नहीं होते। इस बात को रट्टा मार लीजिए। यानी अगर मैं एवरेज की बात कर रहा हूं मतलब स्पीड की ही बात कर रहा हूं, दोनों बातें एक जैसी हैं। ये बात निकल कर आई। अगर ये बात निकल कर आई तो थोड़ा सा मिटा रहा हूं, थोड़ा सा मिटा रहा हूं। अगर ये दोनों बातें बेटा एक ही हैं तो समझना, अगर स्पीड हमेशा वेलोसिटी, मैंने कहा था स्पीड मतलब क्या है? एवरेज स्पीड। यानी मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। तो अगर आपके पेपर में कभी ऐसा लिख कर आ जाए कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा, तो मेरी बात समझिएगा, ये दोनों एक ही बातें हैं। स्पीड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी बोलना या फिर स्पीड एवरेज वेलोसिटी से बोलना, ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों सेंटेंस सेम है। बस मैंने आपको समझाने के लिए दोनों अलग अलग लिखे हैं। तो स्पीड बराबर स्पीड जब बड़ा होगा वेग से, यानी चाल बड़ी होगी वेग से, ये लिखना या ये लिखना बात एक ही है। क्योंकि स्पीड की बात करूंगा मतलब एवरेज की ही बात कर रहा हूं, इंस्टेंटेनियस मतलब उस बिंदु पे बात कर रहा हूं। अब हम बात करते हैं कि हमारी मोटरसाइकिल क्या नापती होंगी, हमारी गाड़ियां क्या नापेंगी। ठीक है श्याम, थोड़ा धीमे हूं, आप लेक्चर को दोबारा से रिवाइंड कर लेना अगर कहीं प्रॉब्लम हो। वेलोसिटी की एसआई यूनिट बेटा मीटर पर सेकंड होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको बता दूंगा अभी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब मेरी बात समझना थोड़ा सा। तो हमने कहा एवरेज और इंस्टेंटेनियस। आपकी मोटरसाइकिल से पूछा कि मोटरसाइकिल गाड़ी की स्पीड कितनी है, आपने बोला भाई मेरी गाड़ी की स्पीड है, गाड़ी की स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड। एक बात मुझे सोचकर बताना, क्या गाड़ी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या ये फॉर्मूला लगाकर आपको स्पीड बता रही होगी? क्या क्या बता रही होगी? क्या दिमाग लगाओ, ऐसा थोड़ी ना लगाएगी गाड़ी में, ऐसा कोई वो थोड़ी ना है माइक्रो प्रोसेसर कि वो क्या करेगा, टोटल डिस्टेंस निकालेगा कि आप 2 किलोमीटर चले थे उसमें कितना टाइम लगा, उससे डिवाइड करेगा फिर निकालेगा। ऐसा कुछ नहीं होता गाड़ी में। गाड़ी बताती है कि उस क्षण पर आपकी चाल कितनी है, यानी उस बिंदु पर आपकी चाल कितनी है, उस पलक झपकने पर समय पर आपकी चाल कितनी। यानी गाड़ियां हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड नापती हैं। यानी क्या नापती हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी क्षणिक चाल नापती हैं। यानी व्हीकल्स, गाड़ियां मेजर्स इट। तो गाड़ियां क्या नापती हैं? स्पीड नापती हैं। और कौन सा मीटर होता है? उस मीटर को हम नाम देते हैं स्पीडोमीटर। बस इसी को हम कहते हैं बेटा स्पीडोमीटर। इतनी सी बात है। हाँ पूछिए, अब क्या पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड का एवरेज क्या होगा, निकालवा रहा हूं बेटा स्पीड का एवरेज, चिंता मत करो। बाइक स्पीड मेजर करती है, बिल्कुल स्पीड मेजर करती है, और स्पीड में ध्यान रखिएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड करती है। आप स्पीड या एवरेज स्पीड मत लिख दीजिएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करती है। ठीक है, अच्छा सौरभ, मेरी बुक आएगी बट अभी थोड़ा सा टाइम है बुक लॉन्च होने में। ठीक है, मेरे नोट्स काफी हैं रितेश, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, चिंता मत करो। आप जितनी बुक प्रिपेयर करते हैं उतनी बुक मैं खुद ही प्रिपेयर करा दूंगा, आपकी एक रजिस्टर मैं ही भरवा दूंगा। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी मेरे पास दो टर्म्स निकल कर आते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, आ रही होगी मेरे ख्याल से। स्पीड और वेलोसिटी थोड़ी थोड़ी आ रही होगी, मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी। चलो एक कंसेप्ट और, ध्यान से समझना, एक कंसेप्ट और है, कुछ किताबों में दे रखा है और हम इन किताबों में थोड़ी कंफ्यूज होते हैं। एक बात बताना, वेलोसिटी वेग वेक्टर है, यानी सदिश है। क्या है? सदिश है। जो सदिश राशियां होती हैं, सदिश राशियां जो होती हैं,
वो दिशा पर निर्भर करती है। दिशा पर मतलब इसमें क्या क्या होता है वेक्टर में? मैग्नीट्यूड होता है, शायद आपको थोड़ी सी जानकारी हो, मैं इसके लिए अलग से लेक्चर ले लूंगा, लेकिन अभी के लिए मैग्नीट्यूड मतलब होता है परिमाण। परिमाण बेटा ये होता है, जैसे मैंने कहा मैं गोभी खरीद के लाया, तो आपने बोला गोभी कितनी खरीदी, तो हमने बोला गोभी खरीदी आपने 10 किलो, तो जो 10 नंबर है वो परिमाण कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो आपने कहा इस वेलोसिटी में क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, बिल्कुल होगा। और इसमें क्या होगी? दिशा होगी, यानी ये दिशा पर निर्भर करती है, यानी अगर दिशा बदलेगी तो वेलोसिटी बदलेगी, ये हमने पढ़ा था, ध्यान से देखना। यानी अगर कोई चीज मैं जाता हूं, सीधे जाता हूं और सीधे से मुड़ जाता हूं, थोड़ी देर पहले बताया था सीधे जाता हूं सीधे से मुड़ जाता हूं, और मैंने कहा था अगर मैं मुड़ गया तो क्या बदल गया? वेलोसिटी बदल गया, यानी स्पीड तो सेम रहा पर वेलोसिटी बदल गया, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी दिशा के बदलने से वेग बदलता है। दिशा के बदलने से वेग बदलता है। दिशा के बदलने से वेग बदलता है। जब भी दिशा बदलेगी तो क्या बदलेगी? वेलोसिटी बदलेगी, यानी डायरेक्शन के बदलने से वेलोसिटी बदलती है। रट्टा मार लें, ध्यान रखना, ठीक है, सिर्फ सब चीजों के बारे में ध्यान रखना, यानी डायरेक्शन के बदलने से वेलोसिटी बदलती है। चलो, डायरेक्शन के बदलने से वेलोसिटी बदलती है। एक क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटी सी बात समझना, नोट डाल के लिखवा रहा हूं, ध्यान रखना, ये नोट वाले पॉइंट्स तो मेरे से पढ़े हैं वो लोग जानते होंगे। बेटा देखना, मैंने कहा मैं गोल घूम रहा हूं, गोल घूमने का मतलब होता है बेटा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब होता है वृत्तीय गति। थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट आया है, देखो मुझे बताने पड़ेंगे सारे कंसेप्ट, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखते जाना, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं। हाँ बेटा प्रशांत, एनडीए के लिए बहुत इजीली हो जाएगा, आप चिंता मत करो, क्वेश्चंस आएगा। नेवी में न्यूमेरिकल्स कितने आते हैं रितेश? रितेश बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप 10 से 12 न्यूमेरिकल्स इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेवी में 10 से 12 न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, तो आप इतने न्यूमेरिकल्स करिए, न्यूमेरिकल्स आते हैं मेनली। हमने कहा कि मैं इसमें गोल गोल घूम रहा हूं, ध्यान से देखना, गोल गोल घूम रहा हूं। अगर आप में से कोई चीज छोटी सी जानते हो तो आपको यह भी पता होगा कि जो वेग की दिशा होती है, वेग मतलब होता है वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, शायद आप जानते हो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो इसमें टेंजेंशियल होती है। टेंजेंशियल का मतलब होता है स्पर्शीय। क्या होती है? स्पर्शीय। तो मैं आपको लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वेलोसिटी कैसे होती है? टेंजेंशियल होती है। टेंजेंशियल का मतलब होता है स्पर्शीय। ध्यान से देखना, अगर यहां ऐसी है तो यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? ये दोनों दिशा अलग अलग है। यहां पर कितनी होगी? ये। यहां पर कितनी वेग की दिशा होगी? ये। अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक बिंदु पर क्या हो रही है? वेग हमेशा दिशा क्या बदल रही है? दिशा बार बार क्या हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब दिशा हर एक बिंदु पर बदल रही है। और मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी कि जब भी दिशा बदलेगी तो आपके दिमाग में सीधी सी बात आनी चाहिए कि वेग बदलेगा, दिशा बदलेगा, मतलब वेलोसिटी बदलेगी। यानी जब भी हम गोल घूमेंगे तो हर एक बिंदु पर वेग क्या है? अलग अलग है। और हर एक बिंदु पर अगर वेग अलग अलग है, वेलोसिटी अलग अलग है, इसका मतलब यह हुआ कि वेग बदलने का मतलब वेलोसिटी क्या होगी? बदलेगी। यानी क्या स्पीड को डायरेक्शन से कोई लेना देना होता है क्या? तो चाल की बात करें तो चाल को तो दिशा से लेना देना है नहीं, चाल तो स्केलर है, स्पीड क्या है? स्केलर है, तो उसको तो मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैंने कहा था वेलोसिटी बदलेगी तो वेग बदलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम गोल घूमेंगे तो स्पीड तो हो सकती है बेटा आपकी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, मतलब हो सकता है मैं 40 की स्पीड से जा रहा हूं, पर वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पे भी निर्भर करती है, यानी वेलोसिटी यानी वेग नेवर बी कांस्टेंट। यानी याद रखिए, कभी भी कोई चीज जब गोल घूमती है तो वेग उस चीज का कभी भी नियत नहीं हो सकता। तो मतलब वृत्तीय गति में वेग कभी नियत नहीं हो सकता, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पर निर्भर करती है और दिशा हमेशा बदल रही है, इसका मतलब वेग भी हमेशा बदल रहा है, यानी वेग भी हमेशा बदल रहा है। याद रख लीजिए, सर्कुलर मोशन में, वृत्तीय गति में चाल तो नियत होती है पर वेग कभी नियत नहीं हो सकता। तो आपको रट्टा मार लेना है, वेलोसिटी कैन नेवर बी कांस्टेंट इन अ सर्कुलर मोशन।
यानी वृत्तीय गति के अंदर वेग कभी नियत नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक बिंदु पर वेग की दिशा बदल रही है और दिशा पर निर्भर करता है। दिशा बदलेगी मतलब वेग बदलेगा। ये इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा, एनडीए के लिए वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, मेरी ख्याल समझ में आया हो? ठीक है, चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारी फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बिल्कुल चेंज होगा। यस एग्जैक्टली। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हमेशा बदलती है, स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, चाल नियत होती है, हो सकती है। मैग्नीट्यूड फिक्स रहेगा बेटा, विकास बिल्कुल सही। मैग्नीट्यूड तो हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यानी परिमाण प्लस दिशा, और दिशा बदल गई तब भी वेग बदल गया। दोनों का जोड़ होता है ना। जैसे मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज बदलेगी तो वेलोसिटी बदलेगी, और हमारी ये चीज क्या बदल रही है? चेंज हो रही है। अगर ये बदल रहा है तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? बदलेगा। सीधी सी बात। सिर्फ इसके सही बराबर होने से कुछ नहीं होता ना, दोनों से मतलब है। ठीक है बेटा, वेलोसिटी इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी जो होता है मैग्नीट्यूड यानी परिमाण और दिशा दोनों पर निर्भर करता है। अगर इनमें से कोई भी चीज बदलती है तो बदलेगा, और हमें पता है वृत्तीय गति में दिशा बार बार बदलती है, दिशा बदलेगी तो बार बार वेग बदलेगा। हाँ, मैग्नीट्यूड फिक्स रहेगा। ठीक है, नोट्स अपलोड हो जाएंगे बेटा, अभी नोट्स का थोड़ा सा समय दो मुझे। ठीक है, नोट्स अपलोड करवा दूंगा। एक पॉइंट और पढ़ा दूं, थोड़ा सा समय लगेगा इसमें थोड़ा सा टाइम देना है ना। हम आज तक एक्सिलरेशन नाम का वर्ड सुने हैं। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा, बहुत अच्छा मजा आ जाएगा, आप देखना। ठीक है, जरा समझना। हाँ जी रिंकू, फोर्स बेटा, फोर्स कांस्टेंट हो सकता है सर्कुलर मोशन में, डिपेंड करता है, क्योंकि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है, और जहां फोर्स की डायरेक्शन होती है वहीं एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होती है। मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। अखंड अलग दो टीचर इसलिए बेटा क्योंकि आपका सिलेबस थोड़ा जल्दी हो पाए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एक टीचर फिजिक्स मतलब कराते तो हैं पर डेली अवेलेबल नहीं हो पाते, इसलिए। रिंकू मैंने आपको जवाब दिया ना, फोर्स कुड भी कांस्टेंट, क्योंकि क्या होता है ना, एफ जो होता है ना वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर जो फोर्स की डायरेक्शन होती है ना, वही किसकी डायरेक्शन होती है? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। दोनों की दिशा समान होती है, तो आप जब भी दिशा निकालते हैं तो आप एक्सेलरेशन की दिशा निकाल लीजिए, तो फोर्स लॉ लगेगा वही दिशा होगा। हो सकता है, बता दूंगा मैं आपको ना, अभी समझाऊंगा। ठीक है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। ध्यान से देखना, हम अपने बचपन से बहुत पढ़ते आए हैं त्वरण त्वरण त्वरण, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन, लेकिन आज तक हमने ये नहीं जाना कि आखिर एक्सेलरेशन होता क्या है। मुझसे बोल दिया बेटा कि त्वरण है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप बोले भैया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है क्या? दिमाग तो लगाओ अपना। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब क्या, समझो। त्वरण के अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला तो सब रटते हैं, मैं भी रट लेता हूं, मैंने भी बचपन से रटा है। मैंने बोला ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, रट्टा मार लिया। v माइनस यू बाई टी। ध्यान से देखना, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। ठीक है, देखना, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान चाहूंगा, थोड़ी देर कमेंट्स थोड़े रोक दो और आप पढ़ते चलो। थोड़ी देर में आपको थोड़ी देर ध्यान देखूंगा। देखना, एक आदमी 0 मीटर पर सेकंड से भागना स्टार्ट करता है और उसका वेग हो जाता है 100 मीटर पर सेकंड। टाइम लगता है 10 सेकंड का। मुझसे पूछा गया कि बताइए त्वरण कितना होगा। आपने बोला ठीक है, ये तो बहुत गधों वाला क्वेश्चन है। आपने कहा 100 माइनस 0 बटा 10। आपने बोला 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भैया ये तो हमें भी पता था कि 10, पर फीलिंग तो नहीं आई है ना। जब जैसे फीलिंग आपको स्कूल में आई होगी 11 12 क्लास में, फीलिंग तो नहीं आई। फीलिंग आनी चाहिए, तो जरा समझना फीलिंग कैसे आएगी।
जब भी हमारा दिमाग कहता है कि एक्सेलरेशन है, गाड़ी में भी एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेटर मतलब क्या? त्वरण का मतलब क्या? त्वरण क्या करता है? अगर आपके कभी भी आप बुक में लिखा हुआ देखते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यह बता रहा है कि आपका वेग, आपकी वेलोसिटी पर सेकंड किस हिसाब से बढ़ रही है, यानी आपका वेग पर सेकंड के किस हिसाब से बढ़ रहा है। यानी अगर ये वैल्यू है तो इसका मतलब 0 सेकंड पर अगर आपका वेग 0 मीटर पर सेकंड था, तो 1 सेकंड बाद आपका वेग होगा 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद आपका वेग होगा 20 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड बाद आपका वेग होगा 30 मीटर पर सेकंड, फिर 40 होगा, फिर 50 होगा, फिर 60 होगा, फिर 70 होगा, फिर 80 होगा, फिर 90 होगा, फिर 100 होगा। यानी त्वरण का मतलब होता है कि पर सेकंड आपका वेग किस हिसाब से बढ़ रहा है। नहीं समझ आए? कोई बात नहीं, दोबारा देखो। आपने कभी किसी क्वेश्चन में देख लिया, क्वेश्चन में लिखा है a बराबर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला, शिवम फॉर्मूलेज अभी आएंगे, चिंता मत करो, मैं अभी इंस्टेंटेनियस स्पीड सब कुछ निकलवाना बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला होता है आपका ds/dt होता है बेटा, इसको मैं अभी आऊंगा लेकर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं a बराबर होता है तो a को dv/dt बोलते हैं। ऐसी एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज का फॉर्मूला होता है डेल s/डेल t। ये सब मैं अभी आऊंगा, चिंता मत कीजिए, सब बताऊंगा, परेशान मत हो, ठीक है। फॉर्मूलेज अभी हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमने क्वेश्चंस नहीं किए अभी। चलो, 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे बढ़ रही है, ठीक है। अगर ए में, अभी तो हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ लें, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे बढ़िया बढ़िया। ए बराबर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका दिमाग क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 0 सेकंड पर अगर आपका वेग 0 मीटर पर सेकंड है तो 1 सेकंड बाद कितना होगा? आप बोलेंगे 5 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड बाद कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड बाद क्या होगा? 3 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50। यानी पर सेकंड आपका वेग किस हिसाब से बढ़ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। यानी पर सेकंड आपका वेग किस हिसाब से बढ़ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। यानी मेरे दिमाग में बात आती है कि जब भी एक्सीलरेशन आप सुनते हैं, आपके दिमाग में आना चाहिए कि आप वेलोसिटी के, वेग के बढ़ने की बात कर रहे हैं। यानी ए का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी का बढ़ना। ए का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी का बढ़ना, यानी वेग के बढ़ने को क्या बोलते हैं? तो आपके दिमाग में सीधी सी बात आनी चाहिए कि वेग के बढ़ने को हम क्या बोलते हैं? तो आप बोलेंगे सीधे सीधे वेग के बढ़ने को हम बोलते हैं, इंक्रीजिंग वेलोसिटी को बोलते हैं एक्सीलरेशन। हिंदी वालों के लिए बढ़ने के, वेग के बढ़ने को हम क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग के बढ़ने को क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग के बढ़ने को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। बात समझना, अब एक बात समझना, वेग के बढ़ने को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। वेग के बढ़ने को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। यानी किस हिसाब से वेग बढ़ रहा है। बचपन से एक चीज हमने पढ़ी है, वो क्या? हमने एक चीज पढ़ी है, g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप एक बात समझना, हमें एक चीज तो पता है कि इसकी यूनिट भी क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसको भी हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का मतलब यह हुआ, गुरुत्वीय त्वरण का मतलब यह हुआ, गुरुत्वीय त्वरण का मतलब यह हुआ कि है तो त्वरण ही, एक्सेलरेशन की यूनिट तो सेम है, और दुनिया भर में एक्सेलरेशन का मतलब भी सेम है कि पर सेकंड वेलोसिटी किस हिसाब से बढ़ रही है, यानी प्रति सेकंड वेग किस हिसाब से बढ़ रहा है। यानी बढ़ रहा है, इसका मतलब यह हुआ बेटा कि अगर मैं ऊपर से एलिफेंट गिरा दूं तो उसका वेग किस हिसाब से बढ़ेगा? तो आपकी सीधी सी बात है भैया, ये दे रखा है ए दे रखा है, इसका मतलब 0 सेकंड पर कितना है? 0 मीटर पर सेकंड। तो 1 सेकंड बाद वेग कितना रहा होगा? आप सीधे से बोल देंगे बेटा रहा होगा 9.8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि किस हिसाब से वेलोसिटी बढ़ रही है? 9.8 के हिसाब से। यानी जब भी कोई चीज नीचे गिराएंगे तो 0 सेकंड पर 0 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड बाद 9.8, 2 सेकंड बाद कितना होगा? तो इसमें 9.8 और जोड़ दो, कितना होगा? 19.6 मीटर पर सेकंड। यानी ऊपर से अगर मैं कोई चीज गिराऊं, जैसे मैंने हाथी गिराया ऊपर से, तो उसकी वेलोसिटी ऐसे बढ़ेगी। अब बात बताना मुझे, क्या आपके लिए जी और मेरे लिए जी अलग है क्या? आपके लिए भी 9.8 है, मेरे लिए भी 9.8 है। मार्कर को गिराऊंगा तो मार्कर के लिए भी 9.8 है, पेपर गिराऊंगा तो पेपर के लिए भी 9.8 है। जब सबके लिए एक्सीलरेशन त्वरण सेम है तो सबकी वेलोसिटी बराबर होगी ना। इसका मतलब 0 सेकंड पर कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड बाद कितनी होगी? 9.8 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड बाद कितनी होगी? 19.6 मीटर पर सेकंड। सीधी सी बात है।
सबकी वेलोसिटी बराबर बढ़ेगी, यानी इसकी वेलोसिटी भी पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी भी यही बढ़ेगी। जब दोनों की वेग समान होगी, दोनों की वेलोसिटी समान होगी, दोनों के वेग समान है, तो मेरे ध्यान से देखना, मैं यहां से मुंबई जाता हूं, मैं यहां से मुंबई जाता हूं, मैं यहां से कश्यप, मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से देखना। त्वरण होता है v माइनस यू बाई टी, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। एक क्वेश्चन दिया मैंने कि एक आदमी 0 मीटर पर सेकंड से भागना स्टार्ट करता है, हो जाता है 100 मीटर पर सेकंड पर, टाइम लगा 10 सेकंड। कितना त्वरण आया, फॉर्मूला निकाला 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का अर्थ होता है कि पर सेकंड आपकी वेलोसिटी किस हिसाब से बढ़ रही है, यानी 0 सेकंड पर अगर 0 थी तो 1 सेकंड बाद 10 होगी, 2 सेकंड बाद 20 होगी, 3 सेकंड बाद 30 होगी, 4 सेकंड बाद 40 होगी, फिर 50 होगी, फिर 60 होगी, फिर 70 होगी, 80, 90, 100। इसका मतलब पर सेकंड आपका वेग किस हिसाब से बढ़ रहा है, उसको त्वरण कहते हैं। वेग के बढ़ने को क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग के बढ़ने को क्या त्वरण कहते हैं। अब हमने अपनी फिजिक्स में एक वर्ड और पढ़ा है, g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपने कभी दिमाग चलाया हो तो आपने इसका नाम पढ़ा होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैं बता रहा हूं बेटा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण, और त्वरण का मतलब तो हम एक ही जानते हैं, त्वरण का मतलब वेग का बढ़ना। यानी अगर 0 सेकंड पर 0 मीटर पर सेकंड था तो 1 सेकंड बाद कितना होगा, 9.8। जैसे 0 फिर कितना हुआ, 10, तो 9.8 में फिर से 9.8 जोड़ोगे, 9.8 में फिर से 9.8 जोड़ोगे, कितना आएगा, 19.6। 9.8 के हिसाब से बढ़ रहा है ना, तो 0 फिर 9.8 फिर 19.6, फिर इसमें 9.8 जोड़ोगे तो कितना होगा, 29.4, फिर 19.20, मतलब 9.8 के हिसाब से वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वेग बढ़ता जाएगा। यानी कुछ भी चीज गिराइए, दोनों की वेलोसिटी इसी हिसाब से बढ़ेंगी। 2 सेकंड बाद इसकी भी 9.6, 2 सेकंड बाद इसकी भी 9.6। आपके बात में समझ में आना चाहिए, दोनों की वेलोसिटी 19.6 हो गई। बेटा 9.6 मतलब 9.8 के हिसाब से बढ़ रही है। 9.8 के हिसाब से मतलब ये हुआ कि 0 फिर 9.8, इसमें 9.8 जोड़ोगे तो 19.6, इसमें 19.8 जोड़ोगे तो फिर आगे बढ़ेगा। जैसे अगर इसको 10 मान लो, इसको 10 मान लो, तो कितना हुआ, 0 फिर 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 फिर 50, वैसे ही हमने बोला यही बढ़ेगी। अब एक बात समझना, अगर मैं कहता हूं मेरे को यहां से मुंबई जाना है, पेपर की भी है ये, एलिफेंट की, अगर मुझे यहां से मुंबई जाना है और मैंने कहा मैं साइकिल लेके गया 100 मीटर पर सेकंड से, और मैंने कहा मैं कार लेकर गया 100 मीटर पर सेकंड से। मेरे को यहां से मुंबई जाना है, कार गई 100 मीटर पर सेकंड से और साइकिल गई 100 मीटर पर सेकंड से। आप ये बताइए कि कौन पहले पहुंच जाएगा, क्या कार पहले पहुंचेगी या साइकिल पहले पहुंचेगी। बेटा दोनों सेम टाइम पर एक साथ पहुंचेंगे, क्यों, दोनों की स्पीड तो 100 मीटर पर सेकंड है। क्या फर्क पड़ता है कि कार है या साइकिल है, अगर दोनों की 100 मीटर पर सेकंड है तो दोनों कहां पहुंचेंगे, सेम टाइम पर, यानी एक ही समय पर पहुंचेंगे। यानी इसका मतलब यह हुआ कि जब दोनों की स्पीड सेम है, इसका मतलब दोनों कितने पे पहुंचेंगे, दोनों हमेशा सेम टाइम पर यानी एक ही समय पर नीचे पहुंचेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, यानी एक ही समय पर नीचे पहुंचेंगे। एनडीए में 2017 के पहले पेपर में क्वेश्चन आया था, पूछा था कि दो चीजें अगर गिरा देंगे भारी और हल्की तो कौन पहले आएगा। आपको आंसर टिक करना है कि हमेशा दोनों सेम टाइम पर नीचे आएंगे। क्यों, क्योंकि सबका एक्सेलरेशन सेम है, सबका त्वरण सेम है, और त्वरण का मतलब होता है कि वेग का बढ़ना। यानी एलिफेंट गिराऊं या पेपर गिराऊं, दोनों हमेशा एक ही समय पर नीचे पहुंच सकते हैं। एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल बताऊंगा एक्सेलरेशन नेगेटिव, अभी आया नहीं है कंसेप्ट, आऊंगा। तो हमने बोला एक ही समय पर नीचे पहुंचता है, पहली बात। एसएससी सीजीएल में एक क्वेश्चन पूछा गया, एक पूछा कि अगर मैं कोई चीज ऊपर से नीचे गिराता हूं तो एक सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी एक सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा। अगर मैं उसके वेग की बात करूं तो एक सेकंड बाद चाहे कुछ भी गिरा लो, चाहे एलिफेंट गिरा लो, पेपर गिरा लो, पत्थर गिरा लो, कुछ भी गिरा लो, एक सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हमेशा और हमेशा कितनी होगी, 9.8 ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रट्टा मार लीजिए, एक सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हमेशा 9.8 ही हो गई, बिल्कुल ठीक है। पीडीएफ मिलेगा बेटा, कैसे, चिंता मत करो सर। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसकी डिस्टेंस निकलेगी बेटा, अभी नहीं, मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, सब शॉर्टकट ट्रिक से होगा, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कोई फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना है, सब कुछ हो जाएगा। गौरव चिंता मत करो, मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक से हो जाएंगे, पर मैं आपको पूरा कंसेप्ट भी बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा कैसे होते हैं, और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक से हम चुटकियों में आंसर कैसे बताते हैं इस चीज का। चिंता मत करो, आप देखते जाओ, बढ़िया से समझा दूंगा।
ठीक है, कोई बात नहीं बच्चा, पुष्पेंद्र हो जाएगा, कोई बात नहीं। फेल नहीं होता यार, आप फेल क्यों बोलते हो, कोई फेल हो गया यार? फेल मीन्स व्हाट? फेल नहीं होता। आप उस चीज को थोड़ा सा, ये है कि आप थोड़ा सा रुक गए, कोई बात नहीं, आप दोबारा से उसकी प्रिपरेशन करो। डिमोटिवेट क्यों होते हो? पढ़ जाओ दोबारा से, पीछे पड़ जाओ, फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़नी है। अच्छा, साइकिल पहले पहुंचेगी ट्रैफिक की वजह से, अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलो, सेम टाइम पर तो मेरी ये बात निकल कर आई। अब मेरी बात समझना। तो मैंने कहा एक ही समय पर नीचे पहुंचे, ठीक है। अब एक बात समझना, इंक्रीजिंग वेलोसिटी ये थी, ये दोनों एक ही समय पर पहुंचे। अब मुझसे क्वेश्चन ये पूछा गया, आप तो बोलेंगे कि भाई डेली लाइफ में जब मैं पत्थर गिराता हूं तो पत्थर तो पहले आप पहुंच जाता है, ऐसा तो कभी मैंने होते देखा नहीं है। बिल्कुल सही, आपने ऐसा धोते हुए देखा नहीं है, ये बात मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूं कि ऐसा कोई डेली लाइफ में चीज नहीं होती। इसका मतलब ये हमारी दुनिया की तो कहानी नहीं है। फिर पूछी क्यों गई है? हमारी फिजिक्स में जब हम कोई चीज, एक बल पढ़ते हैं, एक फोर्स पढ़ते हैं, तो जब हम एक फोर्स पढ़ते हैं तो हम बाकी फोर्सेस को नहीं लेते। इसलिए हम सारी चीजें फिजिक्स में, ज्यादातर चीजें वैक्यूम में पढ़ने का, यानी निर्वात में पढ़ने का प्रयास करते हैं। जब हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं, इस एक्सीलरेशन को पढ़ रहे हैं, इस चीज को पढ़ रहे हैं, तो हम एयर फ्रिक्शन यानी हवा के घर्षण को नहीं लेते, यानी ये सभी चीजें हम वैक्यूम में लिखते हैं। पेपर में कौन सा आएगा? पेपर में बेटा यही आएगा, सिर्फ यही आएगा। पेपर में यही पूछा जाएगा, यही आता है। तो जब भी दो चीजें गिराएंगे तो दोनों हमेशा एक ही समय पहुंचेंगी, और ये चीज होती है मेरी निर्वात में। अब एक निर्वात में क्वेश्चन बनता है, अगर मैंने चीज नीचे गिराई, अगर मैं कोई चीज नीचे गिराई, मास पे डिपेंडेंसी नहीं होगी बेटा। स्मॉल जी का फॉर्मूला आपने सुना होगा, स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है कैपिटल GM अपॉन आर स्क्वायर। ये मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या, इसमें कहीं पर भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, वस्तु का द्रव्यमान नहीं है, यानी स्मॉल जी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, मास पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। तो दोनों चीजें गिराएंगे तो दोनों हमेशा एक ही पर आएगा। पर यह वैक्यूम की कहानी है। अब वैक्यूम में बात करें तो हमने दो चीजें गिराई, तो हमने कहा इस तरीके से। इसमें अगर मैं बात करूं कि जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे गिराएंगे तो वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा? तो वेग क्या हो रहा होगा? इंक्रीज हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। और ए क्या होगा? ए कांस्टेंट होगा। किसके बराबर होगा? ए, तो ए जी के बराबर होगा, और जिसकी वैल्यू कितनी होगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब भी कोई चीज नीचे गिराई जाती है तो ए कांस्टेंट होता है, कितना होता है? 9.8, और v क्या होता है? वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। पहली चीज, वैक्यूम नहीं होता तो, मैं आपको बता रहा हूं बेटा, वैक्यूम नहीं होता तो क्या होता है, परंतु अभी के लिए आप थोड़ा सा कंसेप्ट को ध्यान रखते जाइएगा, इस चीज को नोट करते जाना। अगर आपने ये समझ लिया हो कि दो चीजें गिराएंगे तो दोनों सेम टाइम पे नीचे आएंगी, तो मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब अगर रियल लाइफ में ये क्वेश्चन होता कि मैं दो चीजों को गिराता हूं तो दोनों चीजों में पहले कौन सी आएगी, बाद में कौन सी आएगी? वास्तविकता में हमारी दुनिया में हवा का घर्षण लगता है, एयर फ्रिक्शन लगता है। और जब एयर फ्रिक्शन लगता है, हवा का घर्षण लगता है, तो जिस चीज का द्रव्यमान, जिस चीज का मास ज्यादा होता है, जिस चीज का मास ज्यादा होता है उस पर घर्षण कम होता है, और जिस चीज का मास, जिसका द्रव्यमान कम होता है उस पर ज्यादा होता है। तो पेपर पे ज्यादा घर्षण लगेगा तो पेपर पीछे रह जाएगा और पत्थर क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। इसलिए जिस चीज हल्की होती है उसमें घर्षण भी ज्यादा होता है, इसलिए वो पीछे रह जाएगी और ज्यादा निकल आएगी। अगर हम एयर फ्रिक्शन को, हवा को घर्षण को माने तो ज्यादा द्रव्यमान वाली चीज पहले आएगी। यानी अब मैं बात करूं, इफ एयर फ्रिक्शन इज कंसीडर्ड, यानी अगर हवा के घर्षण को माना जाए, इफ एयर फ्रिक्शन इज कंसीडर्ड, यदि हवा के घर्षण को माना जाए तो क्या होगा? तो एक मिनट दीजिएगा, मैं आपको यह भी समझा देता हूं। तो माना जाए तो क्या होगा? आपसे यह नहीं बोलेगा कि वैक्यूम ना हो, आपसे यह बोलेगा वैक्यूम नहीं हो, ऐसा नहीं बोलेगा। क्वेश्चन बोलेगा इफ एयर फ्रिक्शन इज कंसीडर्ड, यानी हवा के घर्षण को माने तो क्या होगा? अगर एयर फ्रिक्शन को माना जाए बेटा, तो आपको पता है जो भारी वस्तु होगी वो पहले आएगी, यानी भारी वस्तु यानी अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु, हैवियर बॉडी विल रीच टू द ग्राउंड, भारी वस्तु पहले जमीन पर आएगी। तो अगर वैक्यूम नहीं होता, जिसको क्वेश्चन में ऐसे लिखेगा, तो अगर ऐसा होगा तो ऐसी चीज होगी। गुड इवनिंग, लाइव क्लास है सर, कमेंट रीड कर लें। ओके सुभाष,
कोई प्रॉब्लम मुझे बताते जाओ। अगर एयर फ्रिक्शन होता, अगर हवा के घर्षण होता, मतलब वैक्यूम ना होता, तो उस केस में जिस वजन ज्यादा वजन होता वो पहले आती, जिसका मास ज्यादा होता वो पहले आती। बिल्कुल, ये जिस वस्तु में पहले होगा वो पहले आएगी। पर मेरा क्वेश्चन ये नहीं है आपसे जानना, मेरा क्वेश्चन कुछ और है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं कोई चीज गिराता ऊपर से, अगर आप कोई चीज गिराते तो उसमें वेलोसिटी और क्या होता। मैं इस चीज को बता रहा हूं, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। मैंने ऊपर से एलिफेंट गिराया, अब इसकी वेलोसिटी के साथ क्या होगा मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर वास्तविकता में कोई चीज गिराए तो क्या होगा। चलो देखो, एक बात समझो, अगर आप मेरा क्वेश्चन पिछली बार का समझे हो तो हमें पता है जी की वैल्यू कितनी है, 9.8। मान लो कि जी की वैल्यू 10 है, मान लो जी की वैल्यू 10 है। अगर जी 10 होता यानी एक्सिलरेशन त्वरण 10 होता, यानी अगर मैं कोई चीज ऊपर से नीचे गिराता तो 0 सेकंड पे 0, 1 सेकंड बाद 10, फिर 2 सेकंड बाद 20, फिर 30 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड बाद कितना होता, 10 मीटर पर सेकंड। मेरी बात ध्यान से समझा, 10 मीटर पर सेकंड। 10 सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड, वो 10 सेकंड बाद 100 मीटर पर सेकंड। 100 मीटर पर सेकंड का मतलब हुआ लगभग 300 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर कोई स्काई डाइविंग करता होगा तो उसका वेग 10 सेकंड बाद कितना होगा, लगभग 350 किलोमीटर पर आवर। और 20 सेकंड की बात कर लूं तो 700 किलोमीटर पर आवर, और 60 सेकंड की बात कर लो तो लगभग 2100 किलोमीटर पर आवर। भैया अगर कोई चीज ऊपर से नीचे 2100 किलोमीटर पर आवर से आ गई तो वो खत्म हो जाएगी, उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। 2100 की स्पीड बहुत ज्यादा हो गई। इसका मतलब ऐसा कोई नियम वास्तविकता में लागू नहीं होता कि किसी की स्पीड 0 फिर 9.8 ऐसे बढ़ती हो। वास्तविकता में क्या होता है, आपने अपनी फिजिक्स में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा जिसका नाम होता है टर्मिनल वेलोसिटी। हिंदी में कहते हैं इस चीज को सीमांत वेग। सीमांत वेग का मतलब होता है जब कोई चीज हवा या पानी में नीचे की तरफ गिराई जाती है तो उसका वेग पहले तो बढ़ता है पर कुछ समय बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। यानी पहले बढ़ती है वेलोसिटी, जो होता है पहले जो वेग होता है बढ़ता है, इंक्रीजेस, एंड देन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद यह नियत हो जाती है। कुछ समय बाद ये नियत हो जाती है। अगर आपने इस चीज को नहीं पढ़ा है टर्मिनल वेलोसिटी तो आप जरूर पढ़ें। तो जब भी हम कोई चीज नीचे गिराएंगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन कुछ समय बाद कांस्टेंट हो जाएगी, और उस वेलोसिटी को हम क्या नाम देते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी अपनी फिजिक्स में कहते हैं। और जब v कांस्टेंट होगा, जब v नियत हो जाएगा तो हम इसको बोलेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। इस तरीके से होगा। बिल्कुल कमेंट आ रहा है भूवी, कोई दिक्कत हो, फिजिक्स की क्लास डेली लगेगी? हाँ डेली लगेगी, हिंदी में भी लेके, ठीक है? ठीक है बच्चे, एसके मैं पढ़ा दूंगा, दिव्यांशु ठीक है, सोलो करो, हिंदी में भी लेके। अच्छा ठीक है, ये समझ नहीं आया इसके मुझे, सोलो का मतलब क्या होता है। चलो ठीक है बच्चे, देखते हैं ना, थोड़ा सा देखते हैं। चलो अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं। तो आप याद रखिएगा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो वैक्यूम वाला आएगा। वैक्यूम में दोनों चीजें हमेशा एक बराबर समय पहुंचती हैं, और जिस चीज में अगर वास्तविकता की बात करें तो जिसमें द्रव्यमान ज्यादा होता है वो पहले पहुंचती है। इतनी बात भी मुझे समझ में आ रही है वास्तविकता में। चलो अभी हम थोड़ा सा इस चीज को थोड़ी देर में लेके आ रहे हैं। एक और कंसेप्ट पहुंचते हैं। अगर मान लीजिए एक आदमी 0 मीटर पर सेकंड से दौड़ना स्टार्ट करता है, 60 मीटर पर सेकंड से चलना चालू करता है, और उसका वेग होता है 60 मीटर पर सेकंड, टाइम लगता है 10 सेकंड का। ध्यान से देखना, 60 मीटर पर सेकंड से दौड़ना चालू करता है, 60 मीटर पर सेकंड वेग है कितने, 10 सेकंड बाद पूछा गया ए कितना होगा, और आप ए निकालें तो ए की वैल्यू निकल कर आ गई 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जीरो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थैंक यू। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें देखते हैं, बिल्कुल होते हैं बच्चा। एनडीए में तो और भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्चुअल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा, एक बात दिमाग में लगाना, मुझसे किसी ने कहा कि मैं यहां से चंद्रमा जा रहा हूं, अगर मुझे यहां से चंद्रमा जाना है तो क्या मैं ए बराबर 0 से चंद्रमा पे जा सकता हूं? क्या मैं ए बराबर 0 से, एक्सेलरेशन बराबर 0 से चंद्रमा पे जा सकता हूं क्या? तो या मुझे लंदन जाना है यहां से, मैंने बोला क्या लंदन में ए बराबर 0 यानी त्वरण 0 यानी एक्सेलरेशन 0 से जा सकता हूं क्या?
तो एक बात समझो बेटा, अगर यहां से चंद्रमा जाना है या लंदन जाना है, इससे त्वरण का कोई लेना देना नहीं है। लंदन या अमेरिका जाने से दूरी से कोई लेना देना नहीं है। त्वरण का अर्थ होता है, एक्सेलेरेशन का अर्थ होता है वेग का बढ़ना। यहां से चंद्रमा अगर 1000 की स्पीड से गए और वहां भी 1000 की स्पीड से हो, और अगर आपने वेग नहीं बदला, वेलोसिटी नहीं बदली, तो आपका ए कितना होगा? 0 होगा। यानी दूरी से मतलब नहीं होता, त्वरण का मतलब है वेग का बढ़ना। यानी अगर आप कभी एक समान वेग से चलते हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते हो, एक समान वेग से चलते हो, तो एक समान वेग का अर्थ होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी का अर्थ होता है ए बराबर 0 होना। आप अपने दिमाग में ये बात डाल लीजिए, हमारे न्यूमेरिकल्स में कभी भी क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि एक्सेलर कांस्टेंट वेलोसिटी है यानी एक समान वेग है, तो एक समान वेग का आप अर्थ निकालेंगे। एक समान वेग का अर्थ होता है त्वरण का शून्य होना। इससे मतलब नहीं हो रहा कि आप लंदन जा रहे हो या चांद पे जा रहे हो, इससे मतलब हो रहा है क्या आपने वेग बदला या नहीं बदला। अगर यहां से 1000 से गए और 4 घंटे बाद भी 1000 पर हो, तो त्वरण कितना है? शून्य है। वेलोसिटी के बदलने को, वेग के बदलने को त्वरण कहते हैं। वेग के बढ़ने को क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग अगर नियत है, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये कितना है? 0 है। सिंपल सी बात है। मेरे को ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी तो ये कितना होगा? 0 होगा। ठीक है जी, मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो दूसरा कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पेपर में कभी भी ऐसा हो जाए कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि त्वरण क्या है? 0 है। v कांस्टेंट मतलब a0, v कांस्टेंट मतलब a0। बोलते जाओ, अगर बोलते जाओगे तो चीजें याद होती चली जाएंगी। v कांस्टेंट मतलब a0, यानी त्वरण, अगर त्वरण शून्य कब होगा? जब एक समान वेग होगा। जब v कांस्टेंट होगा तो त्वरण क्या होगा? 0। ध्यान रखना, ठीक है। एक कंसेप्ट और रह गया छोटा सा इसी चीज में। आपने कहा अब की बार मैं 100 मीटर पर सेकंड से दौड़ना चालू करता हूं और 10 सेकंड बाद वेग हो जाता है 0 मीटर पर सेकंड। मैं गाड़ी में चल रहा हूं और गाड़ी में मैंने ब्रेक लगा दिया। गाड़ी की स्पीड पहले 100 थी, तो अब क्या हो जाएगी? 100 से कम होना स्टार्ट हो जाएगी। अब बात समझना, अगर गाड़ी की स्पीड 100 थी और 100 से 0 हो गई, टाइम लगा 10 सेकंड, कितना त्वरण होगा? तो आप त्वरण निकालेंगे, त्वरण होगा 0 माइनस 100 अपॉन 10। और आपने ए निकाला तो ए कितना निकल कर आया? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने बोला अरे ये क्या हो गया? ए माइनस में आ गया। बिल्कुल आ सकता है, माइनस से क्या फर्क पड़ता है? ए माइनस होने से क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, ए माइनस या प्लस कुछ भी हो सकता है। दिव्यांशु, अगर आपकी फिजिक्स वीक है, कोई बात नहीं बेटा, मैं फिजिक्स स्टार्टिंग से बता रहा हूं, एबीसीडी पढ़ाऊंगा। जो मैं वर्ड बोलूंगा यहां पर, जिस वर्ड को भी बोलूंगा उस वर्ड का आपको अर्थ बताऊंगा। इस वीडियो को आप एक बार और देखना ध्यान से। जो लोग थोड़े से वीक है, इसको दोबारा से देखना, और जो भी क्वेश्चंस इसमें करवाए हैं उन क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करना। फिर मैं क्वेश्चंस आपको लेके चलूंगा, क्वेश्चंस को आपको कराता रहूंगा। ठीक है मनोज, टाइम हो गया सर। ओके ओके ओके, ठीक है। मैं अभी बस, ठीक है, थोड़ा सा और देख लो, एक कंसेप्ट छोटा सा और पढ़ लो, इसको हम पढ़ते हैं। ए बराबर होगा -10, ए बराबर -10 होगा। ठीक है, ए बराबर अगर -10 होगा तो प्लस का मतलब था वेग का बढ़ना, वेग का बढ़ना, यानी 10 का मतलब 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा वेग का घटना। इसका मतलब अगर आपका वेग 0 सेकंड पर 100 मीटर पर सेकंड है, 0 सेकंड पर 100 मीटर पर सेकंड है, तो 1 सेकंड बाद 90 मीटर पर सेकंड होगा, 2 सेकंड बाद 80 मीटर पर सेकंड होगा, 3 सेकंड बाद 70 मीटर पर सेकंड होगा, फिर 60 होगा, फिर 60 होगा, फिर 50 होगा, फिर 40 होगा, फिर 30 होगा, फिर 20 होगा, फिर 10 होगा, और फिर 0 होगा। यानी अगर कभी ए माइनस में है, ए माइनस का मतलब होता है वेग का घटना, यानी वेग किस हिसाब से पर सेकंड घट रहा है, इसको बोलते हैं माइनस में, और इसको बोलते हैं प्लस में, यानी वेग बढ़ रहा है, यानी डिक्रीजिंग वेलोसिटी कहते हैं। और डिक्रीजिंग वेलोसिटी को बेटा क्या नाम देते हैं? तो मेरे बच्चे, डिक्रीजिंग वेलोसिटी यानी वेग के घटने को बोलते हैं, हम अपनी फिजिक्स में इसको नाम देते हैं रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन को बोलते हैं मंदन। ठीक है चिन्मय, टर्मिनल वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम्स बिकम्स कांस्टेंट इसलिए हो जाती है बेटा क्योंकि जो फोर्सेस होते हैं वो थोड़ी देर में बैलेंस्ड हो जाते हैं, बल जो होते हैं वो सारे नियत हो जाते हैं, तो फोर्सेस अगर कांस्टेंट हो जाएंगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट बन जाएगी। होती है टर्मिनल वेलोसिटी में, समझाऊंगा इस चीज को। -10 बिल्कुल ऐसे ही होता है। ठीक है, तो वेग के घटने को बोलते हैं रिटार्डेशन, यानी गाड़ी में ब्रेक लगाए, इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी घट रही है तो किस में बॉडी है? रिटार्डेशन में।
समझ में आ रही है? कोई पत्थर नीचे से ऊपर फेंका तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, वेग कम होता जाएगा, ऊपर रुकेगा। तो जब कोई चीज कम होता जाएगा तो किसमें है बॉडी? रिटार्डेशन में। जब कोई चीज ऊपर से नीचे गिरेगी तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो किसमें है? एक्सेलरेशन में। सीधी सी बात है, दिमाग वाली कोई चीज ही नहीं है। डिक्रीजिंग वेलोसिटी यानी रिटार्डेशन। बस इतनी सी बात याद रखनी है। और आप ध्यान रखिए, अगर कभी बेटा क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि गाड़ी में ब्रेक लगे हैं, तो गाड़ी में ब्रेक लगने का मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था कि आप ए बराबर नेगेटिव की बात कर रहे हो और अंतिम वेग बराबर 0 की बात कर रहे हो। जब आप इस कंसेप्ट को लगाओगे तभी पेपर में क्वेश्चन बनेगा। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ब्रेक लगने का मतलब होता है ए का नेगेटिव होना और वी का फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग का 0 होना। इसी कंसेप्ट को हम एक्सीलरेशन या फिर त्वरण कहते हैं। ठीक है, चलो हाँ पूछो अब क्वेश्चन, क्लास का टाइम हो गया। ठीक है, अभी कोई सर देते हैं, कम पड़ जाता है, आपकी बार में क्लियर करते चलिएगा। ठीक है, मैं क्लियर करते चलूंगा। कोई भी टॉपिक आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा घर पे बैठकर। कोई भी चीज में अगर डाउट होता है तो उस चीज को पूछते रहिएगा, एक एक चीज को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। कोई भी कंसेप्ट, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। कल जाके मैं आपको ये सब बताऊंगा कि स्पीड 0 होती है तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी 0 होती है तो स्पीड क्या होती है, एक्सीलरेशन 0 होता है तो क्या होता है। ये सब चीजें क्लियर करेंगे। कहीं पर भी एक भी छोटी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपसे छूट जाए। इन सब चीजों को एक्सप्लेन करते चलेगा। तो त्वरण का मतलब हमारे दिमाग में आज बात आई है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का बढ़ना या वेलोसिटी का घटना। वेलोसिटी का घटना या वेलोसिटी के बढ़ने को क्या बोलते हैं? त्वरण। और अगर कभी कांस्टेंट वेलोसिटी तो E0। बेटा डी एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है ना, मंदन उसी का है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछिए। ठीक है, दो टीचर क्यों है अखंड? दो टीचर इसलिए हैं क्योंकि आपके जो टॉपिक्स हैं, ताकि आपका सिलेबस थोड़ा सा जल्दी हो जाए, और कोई बात नहीं है ना। आपको ये ऐसा मत समझिए। ठीक है सर, बैलून उड़ान पर वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन होगा, त्वरण होगा। ठीक है, राम राम सर जी। बैलून उड़ाने पर ठीक है, इस चीज को पढ़ते रहिए। एक्सेलरेशन तो हमने आज एक्सेलरेशन में ये क्या चीज पढ़ाते हैं। तो हम बेटा, मैं अभी मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूं, स्पीड वेलोसिटी के सारे कंसेप्ट को यहां पर यूटिलाइज करूंगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को यूटिलाइज करूंगा। ठीक है, थैंक यू। तो चलो हम फिर आज के लेक्चर को यहीं प्रिपेयर करते हैं, बंद करते हैं। चलो थैंक यू, है ना। कोई भी डाउट हो तो पूछते रहिएगा। हम अगले टर्न से थोड़ा सा आपको भी थोड़ा सा तकलीफ देंगे, आप क्वेश्चंस को करते रहिएगा। आगे अगले टर्न से आपके न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो जाएंगे, तो न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझेंगे और मैं शॉर्ट ट्रिक भी समझेंगे कि हम अपनी फिजिक्स में शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के शॉर्ट ट्रिक जानेंगे। हाँ बेटा, अगले चैप्टर पूरा न्यूमेरिकल ही होगा, डोंट वरी, पूरा लेक्चर ही न्यूमेरिकल होगा 2 घंटे का। ठीक है, चलो थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट फ्रेंड्स। भाई गुड नाइट, ध्यान रखो, ध्यान रखो अपना, अपने माता पिता का प्राउड फील कराओ, उनको बढ़िया पढ़ाओ, है ना। उनको भी कार में घुमाओ, अपनी तरफ से कार गिफ्ट करो उन्हें, चीजें अच्छे से करो। यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करूंगा बेटा अखंड। मैं मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि 1-3 घंटे का लेक्चर ले लूंगा, उसके अंदर न्यूमेरिकल्स और सिर्फ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। यूनिट एंड डायमेंशन के जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आए हुए हैं, तो यूनिट एंड डायमेंशन के एक दिन में सारे न्यूमेरिकल्स ले लूंगा, ताकि मैं एक दिन अलग से दे दूंगा। नवरंग जितेश सर आएंगे मेरे ख्याल से 3-4 दिन में। जितेश सर आ जाएंगे तो आपकी जितेश सर का लेक्चर लग जाएगा। जय हिंद, थैंक यू। पढ़ते रहो बेटा, मैं पढ़ने में आपको फिजिक्स सिखा दूंगा, इतना मेरा भरोसा रखिए। मैं आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट दिला दूंगा। आपको इतनी खुशी होगी कि फिजिक्स आपको ऐसे लगेगी कि भाई फिजिक्स बहुत आसान है, और आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट आएगा। आप घर जाके पढ़ोगे इस चीज को। मैं आपको एक एक कंसेप्ट बता दूंगा। गुड नाइट, गुड नाइट। ठीक है, चलो फिर ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सुंदरम। मुझे गिफ्ट चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। थैंक यू, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। चलो, चलो मुझे जाने दो, बाय बाय। बंद कहां से होता है ये? हाँ सलमान, जय हिंद। हाँ
अमन बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? थैंक यू। पूछना चाह रहे हो? ठीक है आशिफ, पढ़ते रहो, मैं और भी कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। अभी तो बहुत कंसेप्चुअल, हम फिजिक्स के बहुत अंदर अंदर तक जाएंगे, एक एक छोटी छोटी चीज को भी जानेंगे, फिजिक्स कैसी होगी कैसी नहीं, छोटी छोटी चीज भी बताऊंगा। ठीक है उमान, बताओ मुझे कुछ, आप बोल नहीं रहे हो तो बोलो बोलो। थैंक यू। चलो ठीक है, बाय बाय।